सभी सहभागिताओं का मैं संकाय की ओर से स्वागत करता हूं और आज दूसरे दिन की कार्यशाला में जो प्रमुख वक्ता है गणेश शंकर गिरी सर और डॉक्टर उज्जवल मस्के सर, इनका भी मैं स्वागत करता हूं। और आज के दोनों भी वक्ताओं का परिचय करने के लिए मैं प्राध्यापक स्वप्निल लिखार सर को विनती करता हूं कि उनका संक्षिप्त में परिचय करवा दें। हरिओम नमः। मैं प्राध्यापक स्वप्निल लिखार, संत गाडगे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय अमरावती आजीवन अध्ययन तथा विस्तार संकाय की ओर से आजीवन अध्ययन तथा विस्तार संकाय पदव्युत्तर पदविका योग की ओर से इस कार्यशाला के दूसरे दिन के हमारे अतिथिगण माननीय डॉक्टर गणेश शंकर गिरी जी का विश्वविद्यालय की ओर से स्वागत करता हूं और साथ ही हमारे सभी सहभागियों का भी स्वागत करता हूं। मैं डॉक्टर गणेश शंकर जी का आपको परिचय करा देता हूं। डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश, यहाँ सर कार्यरत है। सर का स्पेशलाइजेशन योगा, ह्यूमन हेल्थ एंड साइकोथेरेपी में इस क्षेत्र में पिछले 40 साल से जुड़े हुए हैं। सर का अनुसंधान में 30 साल का अनुभव भी है। गणेश शंकर सर नैक पीरियम टीम के मेंबर भी है। काफी राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठन के सदस्य भी हैं तथा सर विभिन्न भारत के विश्वविद्यालय और कमेटी के सदस्य भी है। वैसे सर का परिचय काफी बड़ा है, तो इतने संक्षिप्त में मैं सर का परिचय तो नहीं दे सकता। हमें आगे का भी प्रोग्राम देखना है और सर का जो मार्गदर्शन है वह हमें भी सुनना है। इसीलिए मैं समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए और हमारे डायरेक्टर माननीय श्रीकांत पाटिल जी की अनुमति के अनुसार यह सत्र की शुरुआत करता हूं और डॉक्टर गणेश शंकर गिरी सर को आमंत्रित करता हूं। नमस्कार सभी को। इस कार्यक्रम में मैंने अपना वक्तव्य पहले ही वीडियो के माध्यम से दे दिया था। यदि किसी को कुछ क्वेश्चंस वगैरह हों तो वो आमंत्रित करता हूं। निश्चित रूप से हम कोशिश करेंगे अपनी तरफ से उसका आपको जवाब दे सकें। सर सादर प्रणाम। मैं डायरेक्टर डॉक्टर श्रीकांत पाटिल संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ के आजीवन अध्ययन और विस्तार विभाग का संचालक के रूप में कार्यरत हूं और मुझे बहुत खुशी हुई कि आपका बहुत ही बढ़िया आज का जो वीडियो था, जो सेशन था आपका, वो बहुत बढ़िया रहा। और ऐसे ही जो हमारे इस जो वर्कशॉप से जुड़े हुए जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, उन्होंने बहुत अच्छे रिस्पांस अभी यहाँ पे प्रस्तुत किए हैं। सर, हम बार बार आपको क्वेश्चंस पूछते जाएंगे और उसका आपको संक्षिप्त रूप से उसका उत्तर देना है। उससे पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं कि ये जो कार्यशाला है इसका पूरा आपके जो पत्रिका जो इसकी है, पूरा इसका जो ये है, तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपसे रूबरू करना चाहता हूं। सर्वप्रथम सर, हमने काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी ने मानस शास्त्र समुपदेशन की कार्यशाला 6 दिन की ली थी। नियर अबाउट पूरे भारत भर से 1300 लोगों ने रजिस्टर किया था और बहुत सक्सेसफुल वो कार्यशाला हमारी हुई। आपका सब्जेक्ट भी समुपदेशन है, इसलिए मैं ये आपसे बात कर रहा हूं। निश्चित रूप से ये जो कार्यशाला जो है हमारी है,
ये तीसरी कार्यशाला हम यहाँ पे प्रस्तुत कर रहे हैं। सर, संत गाडगे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय में यहाँ आजीवन अध्ययन व विस्तार संकाय ऐसा एक हमारा विभाग है, और इस विभाग में एमए काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी, एमए इन इंग्लिश फंक्शनल इंग्लिश, एमए इन लाइफ लॉन्ग लर्निंग एक्सटेंशन, पीजी डिप्लोमा इन कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश और पीजी डिप्लोमा इन योग थेरेपी, इस प्रकार के विभिन्न विषयों के यहाँ पे कोर्सेस हम रन करते हैं। और कुछ शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट कोर्स भी है जो सॉफ्ट स्किल के कोर्सेस है, तो ये भी हम यहाँ संत गाडगे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय में एक कोर्सेस भी रन करते हैं। सॉफ्ट स्किल्स कोर्सेस 3-3 महीने के हैं, कुछ 6 महीने के हैं, कुछ 9 महीने के हैं, तो ये सब विभाग ये कोर्सेस भी चलाता है। तो इसलिए मैं आपसे थोड़ा ये विभाग की जानकारी हमने दी है, और आपको पूरी पत्रिका भी आपके पास है। तो ये जो हम प्रोग्राम ले रहे हैं, तो ये सही ढंग से, सही मायने से अच्छे ट्रैक पे है या इसमें कोई और बदलाव रहना उचित था? तो ये कार्यक्रम पत्रिका और एक प्रोग्राम के बारे में आपसे कुछ हम अच्छे कमेंट्स आपके तरफ से सुनना चाहेंगे, प्लीज सर। ये जो कार्यक्रम आपने आयोजित किया है 4 दिन का, वास्तव में ये पहला कार्यक्रम है इस तरह का जो कि कोविड-19 की वजह से आपने ये ऑनलाइन आयोजित किया है, क्योंकि इसमें पहले तो ऑफलाइन के माध्यम से ऑर्गेनाइज करते थे कार्यक्रम वगैरह, क्योंकि ये कोविड-19 की वजह से अभी सभी कार्यक्रम इसी तरीके से ऑनलाइन आयोजित कर रहे हैं। लेकिन ये जो सिस्टम आपने इस्तेमाल किया है, प्रयोग में लाया है, ये कहीं हद तक अच्छा कार्यक्रम है, क्योंकि इसमें जो पार्टिसिपेंट हैं उनको सफिशिएंट टाइम मिल जाता है वीडियो देखने का और उनको सुनने का, और उसके बाद कई डिस्कशन के लिए आपने अलग से कार्यक्रम रखा है 1 घंटे का। यदि कोई क्वेरीज हैं, सजेशंस हैं और किसी तरह का कोई बात है तो आप रूबरू हो सकते हैं एक दूसरे से। तो ये थोड़ा सा एक अलग हटके, क्योंकि इस तरह का कार्यक्रम अभी तक हमने नहीं देखा। अभी वेबिनार्स वगैरह में मैंने भाग लिया है, कई वेबिनार्स में मैंने अटेंड किया है, लेक्चर्स दिए हैं, लेकिन वो ऑनलाइन सीधा वहां पर प्रेजेंटेशन होता है और वहीं पर यदि क्वेश्चंस होते हैं तो वहीं पर ही उसका निदान हो जाता है। लेकिन ये थोड़ा सा अलग हटके है, इसमें थोड़ा सा आपने चेंजेस किए हैं कि जिससे ये थोड़ा सा टाइम मिल जाए सोचने का, समझने का और पढ़ने का, और उसके बाद यदि कोई क्वेरीज हैं, यदि कोई सजेशंस है, वो कर सकते हैं। ये अच्छा कार्यक्रम है। और जहां तक योग की बात है, आप कई कार्यक्रम आपका विभाग चलाता है, आपने जैसे अभी बताया है, तो मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूंगा कि आपके विश्वविद्यालय में डिपार्टमेंट्स और अलग अलग नहीं है, जैसे इंग्लिश का, साइकोलॉजी का जो कि कोर्सेज आप रन करते हैं, तो क्या वो साइकोलॉजी डिपार्टमेंट नहीं है? हमारे यहाँ जो साइकोलॉजी डिपार्टमेंट है वो काउंसलिंग के कोर्सेज रन करते हैं, एमएससी करते हैं। इसी तरह से एडल्ट एजुकेशन का वो लाइफ लर्निंग में वो अपना कोर्सेज चलाते हैं, सोशियोलॉजी से, सोशल वर्क से संबंधित। और यदि मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपके यूनिवर्सिटी में किस तरह का व्यवस्था है, डिपार्टमेंट्स नहीं है क्या है? आपका भी विभाग इस तरह के कोर्सेज रन करता है क्या? फैसिलिटीज क्या, फैकल्टीज कम है तो वो नया है, कब से शुरू हुआ है? क्योंकि हमारा विश्वविद्यालय या बहुत सारे विश्वविद्यालय जिनसे मैं संपर्क है काफी पुराने काफी समय से हैं। हो सकता है ये नया विश्वविद्यालय हो और इसमें थोड़ा सा अभी समय लग सकता है, जैसे आप बताया कि कोर्सेज नए नए शुरू किए हैं, लेकिन आशा है कि आप और भी रन करेंगे। एमए योग में भी आपकी प्लानिंग है। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपकी फैकल्टी मेंबर्स आपके विभाग में ये योग को सिखाने के लिए, योग को पढ़ाने के लिए, क्योंकि ये मैं खुडासकर साहब से अभी बात कर रहा था सुबह, तो उन्होंने बताया कि हम ही जाके हेल्प करते हैं। हमारे पाटिल साहब है, एक एस पाटिल है वहां पर,
और एक वो हमारे मित्र हैं, ये अच्छे मित्र हैं, ये खुडासकर साहब, इन्होंने कहा कि भाई हम ही जाके उनको थोड़ा सा सजेशन देते हैं और वहीं पर हम पढ़ाने का भी कार्य करते हैं, कुछ डेवलप करने की बात होती है। हमने सजेस्ट किया है उनको इंडिपेंडेंट योग विभाग खोलने के लिए, क्योंकि फ्यूचर में ये टाइम लगता है, यूनिवर्सिटीज में बहुत सारी टेक्निकल प्रॉब्लम्स होती हैं, फाइनेंशियल से भी संबंधित होती हैं। तो ये सभी जगह की ऐसी कोई नई बात नहीं है आपके विश्वविद्यालय में, ये सभी जगह कहीं ना कहीं कोई ना कोई कठिनाइयां इस तरह की फेस आदमी करता ही रहता है। क्योंकि हमने तो विश्वविद्यालय स्तर पर काफी समय से यहाँ पर कार्य किया है, और मैं दिल्ली में भी सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन योगा एंड नेचुरोपैथी, आयुष मंत्रालय में भी मैंने 1-2 साल के करीब मैंने वहां रहा हूं, और मैंने पूरे भारतवर्ष में जो योग सेंटर्स चलते हैं या योग केंद्र हैं या योग प्रोजेक्ट वगैरह चलते हैं, उनको ग्रांट वगैरह देने का वहां से एक प्रावधान होता था। ये जो 2 बॉडीज हैं वहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर योग की, एक तो मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योग है और एक सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन योग एंड नेचुरोपैथी है। तो मेरे को वहां पर डायरेक्टर के रूप में, मैं आज से 15 साल पहले 2002-3 में मैं वहां पर था, और मैंने वहां से पूरा देखा उस समय। फिर यहाँ अपने पर्सनल कारणों से वापस आया, नहीं तो वहां रहकर आगे और भी काम कर सकता था। तो कई टेक्निकल कारण थे, तो मैं फिर उसकी वजह से वापस आया। लेकिन यहाँ पर मैं बहुत अच्छी तरीके से, हमारा विभाग जो है सबसे पहला विभाग ही कह सकते हैं, क्योंकि 1959 में कोई ऐसा विभाग विश्वविद्यालय स्तर पर इंडिया में नहीं था जो यहाँ पर जब शुरू हुआ ये। तो डॉक्टर के.एस. जोशी जी थे पहले हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, वो लोनावाला कैवल्या धाम से स्वामी कुवलयानंद जी ने उनको डिप्यूट किया था यहाँ पर, और यहाँ से ड्रेसिंग डिमांड गई थी, तो उन्होंने इसको एस्टेब्लिश किया था। उनकी सिर्फ यही कंडीशन थी कि यहाँ इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट होगा तभी मैं आऊंगा, और उन्होंने यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने यहाँ एग्री किया। तो तभी से ये विश्वविद्यालय मास्टर डिग्री, रिसर्च और 3 तरह के डिप्लोमा चलाता है, और जब समय समय पर ये कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। तो ये सब कार्यविधि चलती रहती हैं। उम्मीद है कि आपका विश्वविद्यालय भी ये आने वाले समय में, क्योंकि इसकी डिमांड जो है आजकल काफी हो गई है, इसकी आवश्यकता भी है, डिमांड भी है, और लोगों को थेरेपी पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी आवश्यकता अधिक लगती है, चाहे साइकोथेरेपी के रूप में हो, चाहे फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को लेकर हो, चाहे मतलब अनेक प्रकार के डिसऑर्डर्स जो दिखाई देते हैं उनके कारण होते हैं। और प्रिवेंशन और प्रोमोटिव तो इसकी बेसिक एस्पेक्ट है ही है, महत्वपूर्ण जो योग में है कि ये प्रिवेंटिव एस्पेक्ट ये बहुत स्ट्रांग है, प्रोमोटिव एस्पेक्ट इसकी बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि इसमें कोई ऐसा तो नहीं है कि इससे कोई परेशानी होगी या नुकसान होगा। तो इसमें फायदा ही फायदा होने वाला है, आपकी एफिशिएंसी डेवलप होगी, आप ऑल राउंड डेवलपमेंट करेंगे अपनी पर्सनालिटी को। तो इस तरह से आज की डिमांड, इसी कारण से ये योगा डे भी इसी कारण से मनाया जाता है। 5 साल पहले दुनिया में जब इतने सारे देशों ने इसको एक्सेप्ट किया है, और वहां पर मैं क्योंकि 25-27 देशों का मैंने भी भ्रमण किया है, काफी विजिट्स मेरे रहे हैं वेस्टर्न कंट्रीज में भी, एशियन कंट्रीज में भी, और साइकोथेरेपी के जो एसोसिएशन है वर्ल्ड लेवल की, उससे मैं काफी देर से जुड़ा हुआ हूँ, 97 से जुड़ा हूँ, लगभग 25 साल पहले से। तो इस तरह से हमारा उम्मीद है कि ये जो इसकी डिमांड है, इसकी जो नीड है, वो आने वाले समय में और ये कोविड-19 में तो इसकी बहुत आवश्यकता है। इसको यदि इसका सही ढंग से उसका उपयोग किया जाए, प्रिवेंटिव और प्रोमोटिव एस्पेक्ट जो इसमें है चीज योग में, वो और किसी चीज में बाकी जो टेक्निक्स हैं वो अलग अलग तरह की हैं, उसमें कई बार इतना वो सक्सेसफुल नहीं भी होती हैं। लेकिन आजकल काफी प्रचार प्रसार में लगी है इंडिया गवर्नमेंट। आने वाले समय में हो सकता है कि आपका विश्वविद्यालय और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो प्लान्स हैं, पॉलिसीज हैं, वो योग को जोड़ के और योग से रिलेटेड इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है उसकी प्रमोशन के लिए आगे वो काम करेंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। सर, यूजीसी जब एस्टेब्लिश हुई थी इन 1953 में,
तो जी उन्होंने तीन उसके जो ध्येय थे, वो तीन प्रकार के, 3 टाइप्स ऑफ उनके जो ध्येय थे वो थे। पहला अध्ययन था टीचिंग वाला, और दूसरा रिसर्च था, संशोधन, और तीसरा सर उनका था एक्सटेंशन, विस्तार करना। हर एक जी सब्जेक्ट का विस्तार होना चाहिए इस तरह का। तो जी ये जो अभी एक्सटेंशन जो है वो जी नियर अबाउट 80 यूनिवर्सिटीज इन इंडिया में, 80 यूनिवर्सिटी ने ये डिपार्टमेंट की मांग की थी, बिकॉज ये जो अभी जो है वो अच्छा वैल्यू एजुकेशन मिलना चाहिए। और हम सर सभी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, मैथ्स पढ़ते हैं, मराठी पढ़ते हैं, सभी पढ़ते हैं, मगर वैल्यू एजुकेशन हमको कहीं नहीं पढ़ाया जाता है, क्योंकि वो उनका सिलेबस रहता है और सिलेबस के बाहर वो जाते नहीं है। तो ये वैल्यू एजुकेशन ये बहुत जरूरी है, और इसीलिए ये डिपार्टमेंट का जो एस्टेब्लिश हुआ है यूजीसी में। पहले इसको जाना जाता था एडल्ट कंटिन्यूइंग एजुकेशन एंड एक्सटेंशन सर्विसेज, इस नाम से जाना जाता था। और फिर बाद में बहुत सारे यूनिवर्सिटी ने ये अडॉप्ट किया। नियर अबाउट 80 यूनिवर्सिटीज फ्रॉम पूरे भारत में इसमें ये चलता है। अभी यूजीसी ने इसका नॉमिनक्लेचर कर दिया है 12th प्लान में, आजीवन अध्ययन एंड अनि विस्तार, माने लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड एक्सटेंशन, ऐसा विस्तार किया। और इस विस्तार के रूप में स्टेट गवर्नमेंट ने, जो स्टेट गवर्नमेंट खुद का एक्ट बनाती है, तो महाराष्ट्र पब्लिक यूनिवर्सिटी एक्ट करके हमारे गवर्नमेंट का एक्ट है 2016 में इसका ये एक्ट आया है। उसमें ऐसा कहा है कि ह्यूमन रिलेटेड, वो साइकोलॉजी हो या फिर योग हो या फिर कोई भी हो, तो उनको वैल्यू एजुकेशन मिलना चाहिए, सेहत के लिए उनको अच्छा ये रहना चाहिए। क्योंकि अगर उस सेपरेट डिपार्टमेंट हम और आप करते हैं तो उसको बहुत सारी लागत लगती है, बहुत सारा उसमें ये होता है। तो इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट ने कहा था कि ये जो डिपार्टमेंट है दैट इज अ मल्टी फैसिलिटेड डिपार्टमेंट। तो इसीलिए हमने यमए काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी का कोर्स शुरू किया है, यमए लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड एक्सटेंशन, यमए इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल, पीजी डिप्लोमा इन इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल, पीजी डिप्लोमा इन योग थेरेपी। अभी हम यमए इन योगा शुरू करना चाहते हैं, पीजी डिप्लोमा इन योगिक साइंस एंड नेचुरोपैथी, ये भी हम शुरू कर रहे हैं अभी। तो ये सब जो है हमारे एक ही डिपार्टमेंट से अभी चल रहा है। फिलहाल मैं अकेला ही फुल टाइम डायरेक्टर हूँ, और बाकी सब हमारे कंट्रीब्यूटरी टीचर्स है, और नियर अबाउट 16 कंट्रीब्यूटरी टीचर्स हमारे डिपार्टमेंट में काम करते हैं ये सभी कोर्सेज पढ़ाने के लिए, और बहुत अच्छा रिस्पांस है। इसीलिए ये हमारी ये कार्यशाला इस एपिडेमिक सिचुएशन में हमने ये कार्यशाला ली है, और मुझे बहुत खुशी हुई सर कि आप जैसे लोग हमारे इस कार्यशाला में, जो महान व्यक्ति है वो हमारे कार्यशाला में जुड़े हुए हैं। तो मैं सर ये जो आपने बताया ना कि अभी ये जो आपने बताया ना कि एक्सटेंशन वाला एडल्ट एजुकेशन का जो डिपार्टमेंट, हमारे मैं 15 साल से डीन हूँ एजुकेशन एजुकेशन स्कूल ऑफ एजुकेशन में। पहले ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं थी तो पहले फैकल्टी इस तरह से होता था, लेकिन उसमें हम डीन के रूप में 15 साल से, वो डिपार्टमेंट भी हमारे इसमें ही आता है। पहले जो बताया ना कि आपका एडल्ट एजुकेशन एंड कंटिन्यूइंग डिपार्टमेंट का नाम था, और अब इसका वो लाइफ लॉन्ग लर्निंग वाला डिपार्टमेंट यहाँ पर भी इस तरह का ही हो गया है। और ये बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है कि आप अन्य विषय को लेकर, सबको लेके आप इसको एक अच्छा रूप दे रहे हैं, एक अच्छा डेवलप कर रहे हैं। सभी जगह इस तरह का नहीं होता है। मैंने तो ये देखा ज्यादातर वो सोशल वर्क में डिप्लोमा या सोशियोलॉजी में डिप्लोमा या कैंप लगा लिए या इस तरह का था, लेकिन ये आप कोर्सेज रन करते हैं, ये आपकी यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छा कार्य चल रहा है। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ कि आप बहुत मतलब इसमें इनिशिएट कर रहे हैं इन चीजों को। जी 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 जी, थैंक यू सर। हमारे साथ डॉक्टर उज्जवल मस्के सर भी जुड़े हुए हैं, जो हमारे सेशन सेकंड सेशन के भी है।
उनका भी मैं हमारे यूनिवर्सिटी के तरफ से और हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। डिपार्टमेंट ऑफ योगिक साइंस एंड नेचुरोपैथी महापुरुष श्रीमंत शंकुरदेव विश्वविद्यालय गुवाहाटी आसाम से सर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो उनका परिचय करने के लिए मैं हमारे जो टीचर है सर को, स्वप्नी लिखार सर को विनंती करता हूं कि उन्होंने इसका परिचय करवा। स्वप्नी लिखार सर। हरिओम। आज के हमारे दूसरे अतिथिगण हैं डॉक्टर उज्जवल अरुण मस्के जी। डॉक्टर उज्जवल अरुण मस्के जी विश्वविद्यालय की ओर से मैं उनका स्वागत करता हूं। पहले मैं आप सभी को उनका परिचय करा देता हूं। सर का परिचय है साथ। सर ने देव विश्वविद्यालय संस्कृति हरिद्वार यहाँ से योग में पीएचडी करी। साथ ही सर ने QCI जो काउंसिलिंग इन इंडिया योग में परीक्षाएं होती है वह भी पूर्ण पूर्ण की है। डॉक्टर उज्जवल सर भारतीय योग एसोसिएशन आसाम के ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं। आसाम के ज्वाइंट सेक्रेटरी है। बोर्ड ऑफ स्टडीज योगिक साइंस एंड नेचुरोपैथी आसाम के सदस्य भी है। फिलहाल सर योगिक विज्ञान और प्राकृतिक चिकित्सा विभाग गुवाहाटी महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव विश्वविद्यालय आसाम यहाँ प्राध्यापक के रूप में अभी कार्यरत है। तो मैं समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए और हमारे डायरेक्टर की अनुमति के अनुसार इस कार्यशाला को शुरुआत करता हूं और आप सभी का सहयोग चाहता हूं कि हमारा यह सत्र अच्छी तरह से हो और आप सभी को जो भी प्रश्न है वह आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हरिओम। मैं मैं डॉक्टर श्रीकांत पाटिल सर को इनवाइट करता हूँ कि ब्रीफ में उज्जवल मस्के सर का साथ इंटरेक्शन करें। सर हरिओम सर। मैं डॉक्टर श्रीकांत पाटिल सर हमने अभी ये जो कार्यशाला का आरंभ किया है तो जैसे गिरी सर ने अभी बताया तो इसी तरह हमारी आपने पत्रिका भी देखी होगी। तो मैं चाहता हूं सर कि इस बारे में ये जो हम कार्यशाला ले रहे हैं तो इस बारे में आपका थोड़ी राय और सजेशंस और इस कार्यशाला के लिए शुभकामनाएं देने के लिए सर मैं सबसे पहले आपको आमंत्रित करता हूं। मस्के सर। गोपाला गोपाला देवकी नंदन गोपाला, ये महान संत गाडगे बाबा महाराज का जो प्रसिद्ध वाक्य जो वो अपने कीर्तनों में गाया करते थे, ये मैं भंडारा का होने के कारण मेरे पिताश्री से मुझे बचपन से ही सुनने को मिला है और कई बार इस पर कीर्तन भी किया है। सो ये अभी भी जब भी सुनते हैं यह शब्द तो मन में एक अलग तरह की भावना आती है। और आज ये मेरा सौभाग्य है कि मैं उन्हीं के नाम से जो संत गाडगे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय, पूर्व में जो नागपुर विश्वविद्यालय था, उसी को सम्मान स्वरूप गाडगे बाबा महाराज के नाम से अलग करके बनाया गया। तो हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। ऐसे संत जिन्होंने व्यावहारिक रूप से अध्यात्म को कैसे जीना चाहिए, किस तरह समाज से उन्होंने अंधश्रद्धा को दूर किया और साथ में समाज कार्य, जन जागृति का कार्यक्रम किया, ऐसे विश्वविद्यालय के साथ जुड़कर मैं अपने आप को धन्य पाता हूँ। आपने यहाँ पर हमें आमंत्रित किया, इसलिए उन संतों के चरणों में सर्वप्रथम मैं प्रणाम करता हूँ
और आप संकाय प्रमुख श्री डॉक्टर श्रीकांत पाटिल सर और पीजीटीवाईटी पाठ्यक्रम समन्वयिका शुभांगी रवाड़े मैडम तथा अन्य व्याख्याताओं का भी धन्यवाद करता हूं यहाँ आमंत्रित करने के लिए। आपने काफ़ी प्रशंसनीय यहाँ पर ये जो वर्कशॉप आयोजित किया है, काफ़ी प्रशंसनीय है और इस तरह का मुझे लगता है कि वीडियो पहले से अपलोड हो, विद्यार्थी उसको देखे उनके समय अनुकाल। कभी कभी होता है कि कभी नेटवर्क ठीक नहीं होता है, कभी और भी कोई समस्याएं होती है जिसके कारण लोग ऑनलाइन नहीं आ पाते हैं और जो मुख्य विषय वस्तु होती है वो जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको नहीं मिल पाती है। तो आपने जो ये उपक्रम किया है इसकी विशेषता यही है कि व्यक्ति 24 घंटे कभी भी उस वीडियो को देख सकता है, समझ सकता है। और उसके बाद आपने जो क्विज वाला पोर्शन रखा हुआ है, मतलब जो व्यक्ति वो वीडियो को देखेगा, जैसे अभी मैं प्रोफेसर गणेश शंकर गिरी सर का भी वीडियो सुना, तो जो व्यक्ति वो 1 घंटे 11 मिनट का वीडियो देखेगा या हमारा वीडियो देखेगा, उसके बाद ही जो सर ने प्रश्न दिए हैं क्विज, उनका आंसर दे पाएगा। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, लोगों को प्रश्न के उत्तर देना और मेरे उत्तर 10 में से कितने सही है ये जानने में काफ़ी उत्सुकता होती है। तो एक तरीके से ये लर्निंग का जो प्रोसेस है जो आपने कंसेप्ट किया वो बहुत प्रशंसनीय है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपकी पूरी टीम को शुभकामनाएं। मुझे लगता है काफ़ी अच्छा कार्य कर रहे हैं। और कल मैं आपको सुन रहा था सर, आप कह रहे थे कि आप शीघ्र ही एमए का पाठ्यक्रम भी शुरू करने जा रहे हैं। मुझे सुनकर काफ़ी अच्छा लगा कि धीरे धीरे और हम योग के क्षेत्र में अमरावती विश्वविद्यालय आगे बढ़ रहा है। वैसे योग के क्षेत्र में हम HVPM काफी वर्षों से कार्यरत है और सक्रिय रूप से मुझे लगता है जितना HVPM कार्यरत है काफी समय से, उतना शायद भारत में कोई होगा जो ओलंपिक लेवल तक पहुंचाए हैं। सो ये हमारे लिए अभिमान की बात है, स्वाभिमान की बात है। काफी अच्छा कार्य कर रहे हैं। साथ ही मैं हमारे साथ जो उपस्थित वरिष्ठ योग के क्षेत्र के वरिष्ठ व्यक्ति कहूँगा, वरिष्ठ कहूँगा, प्रोफेसर गणेश शंकर सर को प्रणाम कहूँगा, सादर प्रणाम करता हूँ। सर, आपसे प्रत्यक्ष रूप से तो हम कभी शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाए, परंतु आपकी लिखी हुई पुस्तकें, फिर वो साइकोथेरेपी पे हो या फिर योग एवं आहार हो, पढ़ाई किया है और ये एक तरह से आपसे शिक्षा ग्रहण करना जैसा ही है। इस सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। बहुत बहुत आपका आभार प्रकट करता हूं। और हम प्रोफेसर गणेश गिरी सर से अभी एक क्वेश्चन आया है सर। संदीप सर से एक क्वेश्चन है और उन्होंने कहा है कि सभी देशों में योग का प्रचार प्रसार हुआ है, मगर अभी जो हमारी गवर्नमेंट है ये सभी स्कूलों में और कॉलेजों में योग का अनिवार्य क्यों नहीं करती, कि ये करना चाहिए, अनिवार्य क्यों नहीं करती, इसका रीजन क्या हो सकता है, ये आपसे सुनने के लिए बहुत उत्सुक है। तो मैं गिरी सर से निवेदन करता हूं कि ये क्वेश्चन का वो आंसर दे। योग के क्षेत्र में मैं लगभग 50 साल से हूँ। 1973 में मैंने लोनावाला में जाकर अपनी ट्रेनिंग ली थी। मैं 10th के बाद ही वहाँ चला गया था। फिर बाद में ग्रेजुएशन के बाद 83 में मैं वहाँ गया था। 2 साल लगभग मैंने वहाँ से ट्रेनिंग ली है। तभी से मैं ये सुनता आ रहा हूँ कि स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में योग को अनिवार्य करना होना चाहिए, जरूरी है। कोई गवर्नमेंट आती है, फिर दूसरी गवर्नमेंट कहती है। ऐसे ही मैं जब दिल्ली में था, उस समय बीजेपी गवर्नमेंट थी, फिर उस समय काफी वो था कि भाई ये गवर्नमेंट कुछ करेगी। हमने भी वहाँ बहुत प्रयास किया इसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए। और विश्वविद्यालय स्तर पर भी यूजीसी में एक बार वो गौतम जी थे, उन्होंने 10 यूनिवर्सिटीज को पूरा सेटअप दिया था, लेकिन उसमें से कुल 2 यूनिवर्सिटी ही उसको अडॉप्ट कर पाई। उनका भी कारण ये था कि स्टेट यूनिवर्सिटी जो है मैचिंग ग्रांट नहीं देती है। तो टेक्निकल प्रॉब्लम्स एट द लेवल ऑफ स्कूल, टेक्निकल प्रॉब्लम्स एट द लेवल ऑफ यूजीसी, ये सभी जगह रहती हैं।
एक आदमी किसी चीज को अच्छा समझता है, उसको डेवलप करना चाहता है, और दूसरा व्यक्ति राजनीति के कारण, केवल राजनीति के कारण उसको ये कहता है कि ये ठीक नहीं है। अदरवाइज वो उनको भी है, उनके लाइफ से भी जुड़ी हुई चीज है योग, लेकिन उसमें ये राजनीति जो बीच में आ जाती है, पॉलिटिकल जो चीजें आ जाती हैं। मैं तो कई बार, बहुत बार देखा है, गवर्नमेंट ये कहती है हम इसको करना चाहते हैं, इसको ये करेंगे, लेकिन अभी तक मैंने तो अभी देखा नहीं है कि किसी गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने स्कूल लेवल पर इसको किया है, या सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको स्कूल लेवल पर किया। हाँ, ये जरूर है कि उसमें एक पार्ट योग का बना दिया, योग को एक छोटा सा हिस्सा बना के उसमें रूप में वो डाल दिया। कहीं ना कहीं वो एनसीईआरटी में सिलेबस तैयार किया जाता, उसमें मैं भी कई बार मेंबर रहा हूं सिलेबस बनाने के बीच में, लेकिन ये मैच्योरिटी, इसको कंपलसरी किया जाना चाहिए। अभी रिसेंटली 2-3 दिन पहले ही पेपर में पढ़ा, बीच में ये नई शिक्षा नीति में ये अनिवार्य करने की बात आ रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस पे वो लगा दिया कि ये नहीं हो सकता है, स्कूल में कंपलसरी नहीं किया जा सकता है। अब ये समझ में नहीं आता कि क्यों, क्या कारण है, ये चीज इसको क्यों बढ़ावा नहीं देना चाहते, जबकि ये योग जो है सभी विषयों को पढ़ने के लिए, इंप्रूव करने के लिए, उनकी बुद्धि को इंप्रूव करने के लिए, मेमोरी को डेवलप करने के लिए ये बहुत अच्छा, चाहे प्राणायाम करें, चाहे मेडिटेशन करें, चाहे सिंपल एक्सरसाइज जो साइकोफिजिकल एक्सरसाइज है, हमारी तो सारी योग अभ्यास जितने भी हैं वो साइकोफिजिकल कहलाते हैं, वो मन को ज्यादा प्रभावित करते हैं। तो मन अच्छी तरीके से किसी भी विषय में अच्छी तरीके से लगे, और अच्छी तरीके से लगने के कारण उसकी जो क्षमता है वो इम्प्रूव होगी। तो ये हर एक व्यक्ति को चाहिए कि इसको बढ़ावा देना चाहिए, लेकिन मैं तो समझ नहीं पाया हूं कि कोई एक व्यक्ति या फिर एक ग्रुप जो है काफी, या एक गवर्नमेंट जो है उसके लिए खूब बढ़ावा देना चाहती है और दूसरी गवर्नमेंट नहीं बढ़ावा देना चाहती। और इस बार तो गवर्नमेंट भी ने भी काफी उसमें, अभी नई शिक्षा नीति में हमारे पास एक मीटिंग हुई थी सागर यूनिवर्सिटी में ही, तो उसमें काफी डिस्कशन हुआ, योग की बहुत सारी चीजों को हमने ऐड कराया उसमें, लेकिन उसमें कंपलसरी करने वाली बात कही थी, लेकिन ये अभी उसको फाइनलाइज नहीं कर पाए हैं। बहुत सारी चीजें हैं, मैं तो ये समझता हूं कि कुछ चीजें जो हार्ड है या मुश्किल है या बोझ वाली बात है कि इनके ऊपर और इतना बोझ है बच्चों के ऊपर, और एक और सब्जेक्ट लाद देंगे तो बोझ, मैं तो समझता हूं कि बोझ नहीं लगेगा उनको, ये तो और रिलीज करेगी टेंशन को, सभी विषयों की टेंशन को रिलीज करेगी और अच्छे से पढ़ने में मदद करेगी। तो ये बात काफी डिस्कस हमारे कई मीटिंग्स में हुई है, लेकिन अभी हम यही मैं तो कारण समझता हूं कि कहीं ना कहीं एक ग्रुप पॉजिटिव रहता है, एक ग्रुप उसको नेगेटिव के रूप में देखता है, या फिर राजनीति या अपने उनके वेस्टर्न इंटरेस्ट रहते हैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पर। और मैं तो इस प्लेटफॉर्म से नहीं, मैं तो सामने मीटिंग में कही है बात कि इसको तो एक सभी को, जब विश्व यूएनओ ने डिसाइड कर लिया है कि भाई इतने सारे देशों ने एग्री कर लिया इसको एक योगा डे मनाने के लिए, एक भारत में इसको कंपलसरी करना, दूसरे देशों में मैंने देखा यूएसए में एक लेवल पर, किसी लेवल पर इसको कंपलसरी किया गया है, दूसरे देश इसका बढ़ावा दे रहे हैं। हमारी जो संस्कृति है योग, हमारी जो विधा है, उसको हमारा ही देश यदि बढ़ावा नहीं देगा तो हम तो ये नहीं समझ सकते कि ये आगे कैसे इम्प्रूवमेंट आएगी, कैसे हम आगे अपने बच्चों को, जनरेशन को आगे बढ़ा पाएंगे और अच्छा कर पाएंगे। तो मैं तो ये इतना ही कहूंगा कि जो भी गवर्नमेंट हो, सबको पॉजिटिव एटीट्यूड रखकर ही उसको योग को आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए, न कि उसमें कोई रुकावट डालें या परेशान डिस्कस करें। कोई बात है तो सीधा सब एक प्लेटफॉर्म है, मीटिंग है, सभी लोग पॉजिटिव हैं, इसमें नेगेटिव वाली बात नहीं है। बस लास्ट में अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये नहीं हो सकता, संभव नहीं है। अब क्यों संभव नहीं है, ये उस वहां की बात है। मैं तो ये चाहता हूं कि ये हो, लेकिन कारण तो हमें तो यही लगता है कि कहीं ना कहीं राजनीति है। अदरवाइज योग तो सभी, चाहे शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, बौद्धिक, सामाजिक, ये सभी चीजों में आपको मदद करेगा और हर लेवल पर मदद करेगा। तो
ये तो मैं 35 साल से देख रहा हूँ इसको। मैं तो इन जॉब में मैं बता रहा हूँ कि मैं जब से जॉब हूँ यही सुनता आ रहा हूँ कि योग को कंपलसरी किया जाना चाहिए, और हर गवर्नमेंट आती है कहकर चली जाती है, फिर दूसरी आती है वो भी यही कहती है हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन कोई फाइनलाइज नहीं हो पा रही है। अभी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एक कुछ ये कहा गया है कि इसको एक अलग से इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट के रूप में खोला जाए, मतलब एक योग का डिपार्टमेंट अलग से खोला जाए सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए। अभी अदर यूनिवर्सिटी की बात नहीं हुई है, और उन्होंने ये प्रक्रिया शुरू भी कर दी है। कई सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ने अभी उसको एक इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट के रूप में यूजीसी से जैसे डायरेक्शन मिले, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में कई सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में अभी ये योग विभाग नए खुले हैं, और भविष्य में सभी यूनिवर्सिटीज में, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में तो खुल जाएंगे, क्योंकि इसका पॉजिटिव एटीट्यूड सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से आया है और वो चल रहा है। और स्टेट गवर्नमेंट जो है अपने अपनी यूनिवर्सिटीज को बाद में देखा देखी उसका प्रपोजल बना के भेजेंगे, तो वहां भी हो जाएगा। चल तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में रहे हैं डिपार्टमेंट, लेकिन अभी फुल फ्लैज या पोस्ट नहीं आती। कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए फाइनेंसेस की जरूरत है, और कहीं पर बहुत सारी टेक्निकल चीजें हैं। तो ये समय हर एक की बात है, लेकिन समय कितना लगेगा? इतने समय से ये चला आ रहा है कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। ठीक है ना, मैं तो यही चाहता हूं कि ये हो। सर मैं थोड़ा इंटरप्ट करता हूँ, और भी सारे क्वेश्चंस है, इसलिए वो भी हाँ जी लेना जी जरूरी। जी जी तो जी 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 यहाँ जी पे एक राइज हैंड हुआ है हरदिया माली करके, तो मैं उनसे विनती करता हूँ कि वो क्वेश्चन पूछे। जी। हेलो हृदय तामोली, क्या आप हमारी आवाज सुन सकते हो? आपका माइक आपके मोबाइल से आप अनम्यूट कर सकते हो। ठीक है, ओके। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन वो उनका म्यूट ऑन है, थोड़ा तकनीकी प्रॉब्लम की वजह से। उज्जवल सर के लिए क्वेश्चन है, इट इज सीन दैट द पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम क्रिटिकल डिसीज लाइक कैंसर, डायबिटीज, किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम etc are essentially affected by COVID-19. So sir, suggestion for those patients, how they can deal with is this pandemic situation with the help of yoga. उज्जवल सर। हाँ, नमस्कार सर। आवाज आ रही है सर मेरी? हेलो, हाँ सर, हाँ सर, एम आई उज्जवल ऑडिबल? सर, हाँ हाँ ओके, आ रही। थैंक यू। सर, जो प्रश्न कहा गया है वो काफ़ी समीचीन है कि ये जो क्रिटिकल डिसीजेस है जैसे कैंसर है और बाकी और कुछ डिसीजेस के नाम लिए, शायद डायबिटीज़ और किडनी डिसऑर्डर्स, ये ऐसी डिसीजेस है जहाँ इम्यूनिटी लेवल नेचुरली थोड़ा सा कम होता है और व्यक्ति जल्दी ही किसी अन्य डिसीजेस या इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। तो ऐसे लोगों को पहली चीज़ जो प्राइमरी लेवल पे जो देश में विदेशों में कहा जा रहा है सरकारों की तरफ से कि हमें जितना हो सकता है सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, अन्यथा और कोई उपाय नहीं है। योग में जो हम बात कर सकते हैं कि योग में हमें जिन लोगों की इम्यूनिटी लेवल वीक है उनकी इम्यूनिटी इंक्रीज करने के लिए हम प्रयास कर सकते हैं। तो इम्यूनिटी लेवल मेंटेन करने के लिए मैं कहूँगा सबसे पहले उन्होंने अपनी दिनचर्या को ठीक रखना चाहिए। दिनचर्या सही रहेगी तो बहुत सारी चीज़ें हमारे नियंत्रण में होती है। इसके अलावा योगाभ्यासों की जब बात करेंगे तो मैं सजेस्ट करूँगा सुबह जल्दी उठने के बाद, यदि उन्होंने रात में ब्रश किया हुआ है तो अर्ली मॉर्निंग बिना ब्रश किए हुए उन्होंने उषापान करना चाहिए, अर्थात उन्होंने बिना ब्रश किए हुए पानी पीना चाहिए। 1 गिलास 2 गिलास जितना पानी संभव होता है उन्होंने पीना चाहिए। ये उषापान से जो रात भर में जो कुछ तत्व हमारे जीवा पर जमा हो जाते हैं वे कुछ अमाउंट में हमारे स्टमक में एंट्री कर जाते हैं, पेट में चले जाते हैं, और इन एंटीजेंस के रिप्लाई परिणाम उसको आंसर टाइप एंटीबॉडीज तैयार होती है हमारे शरीर में। ये एंटीबॉडीज हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करती है।
तो ये एक पहला बिल्कुल साधारण उपाय है, ये सभी लोग कर सकते हैं। और ये जो आपने बात की कैंसर है और अन्य डिसीजेस वाले लोग हैं, ये लोग भी आराम से कर सकते हैं। और इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए आप सब लोग पढ़ रहे होंगे वैसे, प्राणायाम है, मेडिटेशन का अभ्यास है, ध्यान के अभ्यास, यह भी काफ़ी फायदेमंद होंगे। तो सकारात्मक परिणाम मिले हैं, बहुत सारे रिसर्चेस हुए हैं, हम रिसर्चेस देखते रहते हैं, बहुत सारे रिसर्चेस में इन्वॉल्व भी रहते हैं। ये रिसर्चेस हमें यही बताते हैं, इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए हमें ये योगा अभ्यास जो अभी हमने बताया, एक उषापान जो बिल्कुल सिंपल है, प्राणायाम के अभ्यास, अनुलोम विलोम हो सकता है, भ्रामरी प्राणायाम है, और मेडिटेशन जो कोई भी आप कर सकते हैं, ये अभ्यास काफ़ी फायदेमंद होते हैं। धन्यवाद उज्जवल सर। मेरी सबसे सभी पार्टिसिपेंट को एक बेनती है कि जो आज के रिलेटेड वीडियो है डॉक्टर गणेश शंकर सर, गिरीश सर के और डॉक्टर उज्जवल मस्के सर के, उसी रिलेटेड टॉपिक पे अगर क्वेश्चन रहा तो उनको आंसर देने में इजी जाएगा, क्योंकि यहाँ कोई क्वेश्चन है उनका अगर लेता नहीं हो तो वह थोड़ा सा हर्ट होगा, बट वो उस टॉपिक रिलेटेड नहीं है, इसलिए मैं ले नहीं पाऊंगा। जो भी टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चंस है तो मैं पहले लेने का प्रयास करता हूँ। हाँ, ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही है, क्योंकि ये विषय बहुत बड़ा है। इसमें किसी भी विषय पर यदि हम डिस्कस करने लग जाएंगे तो बड़ा लंबा खिंच जाएगा। हाँ तो सर। टू द पॉइंट, यदि आपको वो जो लेक्चर सुना होगा तो उससे रिलेटेड यदि क्वेश्चन है तो हाँ। उसको जवाब देने में शॉर्ट में वो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ सर, हाँ सर, वही प्रयास कर रहा हूँ। कोई ऑनलाइन क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, नवीन नवल पाटिल है, मैं उनसे विनती करता हूँ कि वो प्रश्न पूछे। वो अनम्यूट हो जाए उधर से। डॉक्टर रघुराम, उनसे भी अगर उनका हो, पाटिल सर आप प्रश्न पूछ सकते हो। हाँ, डॉक्टर रघुराम सर, आप भी प्रश्न पूछ सकते हो। मेरी आवाज सुन पा रहे हो आप? सर उनको थोड़ा सा तकनीकी दिक्कत है। चैट बॉक्स में उज्जवल सर के लिए फिर से क्वेश्चन है, स्वास्थ्य में आहार का महत्व स्पष्ट करें तथा योग्य आहार कैसे हो सकता है? स्वास्थ्य में आहार का महत्व बहुत वैसे ही है, मैं पहले ही कोट कर चुका हूँ कि गणेश शंकर सर जो है, उनकी एक पुस्तक जो आहार पर है वो काफ़ी लाभदायक है। गीता में आहार पर काफ़ी चर्चा की गई है, और अन्य जो योग ग्रंथ है हमारे हठ प्रदीपिका है, घेरण संहिता है, यहाँ पर भी आहार पर हमें बहुत विस्तृत चर्चा मिलती है। मुख्य रूप से हम आहार को उनके गुण के आधार पर तामसिक, राजसिक और सात्विक इस रूप में डिवाइड कर सकते हैं। और जो तामसिक आहार है, जैसे कि अदब का भोजन है, या फिर रस रहित भोजन है, दुर्गंध युक्त भोजन है, बासी भोजन है, इसको हम तामसिक भोजन कहते हैं। फिर राजसिक आहार कहते हैं जो कड़वा है, खट्टा है, लवण युक्त है, बहुत गर्म है, या फिर तीखा है, ऐसे आहार को हम राजसिक आहार कहते हैं। और सात्विक आहार कहते हैं जो चिकना होता है, नैसर्गिक आहार, रस युक्त होता है, इसको हम सात्विक आहार कहते हैं। इसके अलावा यदि हमारा वीडियो सुना होगा तो हमने एक रेफरेंस दिया था गीता का 6 अध्याय का 17वां सूत्र, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। अर्थात योग को वही प्राप्त कर सकता है और जो दुखों से वही निवृत्त हो सकता है जो आहार विहार, पहला ही विषय है युक्ताहार विहारस्य। युक्त आहार पहला वर्ड कह दिया है, आहार बहुत आवश्यक है रोगों से मुक्ति के लिए और योग को प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ पर भी हमें पता चलता है आहार कितना महत्वपूर्ण है। फिर उपनिषदों में भी बात की गई है आहार के विषय में, आहार शुद्ध हो सत्व शुद्धि, आहार शुद्ध होगा तो सत्व शुद्धि अर्थात अंतःकरण शुद्ध होगा, एंड सत्व शुद्ध हो ध्रुवा स्मृति, है ना, हमारे विवेक बुद्धि जागृत हो जाती है। यहाँ उपनिषद भी कह रहे हैं आहार का कितना महत्व है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी भी आहार के बारे में बोलते हैं, आहार का जीवन की गतिविधियों से गहनता से संबंध है। व्यक्ति का भोजन जैसा होगा आचरण भी वैसा ही होगा। हमारा आचरण हमारे
आहार के अकॉर्डिंग होगा। आहार जैसा होगा, जैसे राजसिक तामसिक होगा, तो हमारा व्यवहार भी वैसे ही होगा। और यदि हम सात्विक आहार ग्रहण करते हैं तो हमारा आचरण भी वैसा ही होगा। अब कैसा आहार ग्रहण किया जाना चाहिए, शायद ये दूसरा पार्ट था। तो यदि साइंस की बात करते हैं तो साइंस 7 कंपोनेंट्स की बात करता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, और कुछ छूट गया शायद, वाटर। तो ये जो 7 कंपोनेंट्स होते हैं, इनको बैलेंस्ड स्टेट में लेना चाहिए। मतलब ये सभी कंपोनेंट्स हमारे डाइट में, आहार में निश्चित रूप से होना चाहिए। और मैं फोकस करूंगा सात्विक आहार, क्योंकि वो जल्दी पचता है। जल्दी पचेगा तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम सही रहेगा, तो अन्य रोग नहीं होंगे, सभी सिस्टम्स भी सही से कार्य करेंगे। और फिर कितना आहार ग्रहण करना चाहिए, यह भी एक विषय हो सकता है। तो जो हठयोग के 2 ग्रंथ है वो अलग अलग अपने विचार रखते हैं, हर्ड प्रदीपिका और घेरण संहिता। एक जगह कहते हैं कि हमें हमारी जो पेट की क्षमता है उसका आधा पेट भोजन करना चाहिए, और उसमें से जो 1/4 है वो पानी के लिए रखना चाहिए, और जो 1/4 है वो हवा के लिए सुरक्षित रखना चाहिए। फिर दूसरा ग्रंथ कहता है हमें 3/4 भोजन करना चाहिए, जो 1/3 बचा हुआ है वो हवा पानी के लिए सुरक्षित रखना चाहिए। तो यही है। जो यदि व्यावहारिक पक्ष कहूँगा तो हमें स्वस्थ रहने के लिए बहुत ज़्यादा तैलीय प्रश्न नहीं, तैलीय पदार्थ नहीं खाने चाहिए, तले भुने हुए। जितना नेचुरल डाइट होगा उतना अच्छा। सर। यस सर, थैंक यू सर। गिरी सर के लिए प्रश्न है डॉक्टर संजय चौधरी इनका, योग प्राणायाम यह सप्ताह में कम से कम कितने दिन करने से लाभ मिल सकता है? यहाँ पर दिन की बात नहीं होती है। इसको तो मैंने अपने लेक्चर में बताया था कि जब बच्चा 7-8 साल का हो जाता है तो उसको जब समझ आने लगती है तो वो जीवन पर्यंत योग का अभ्यास कर सकता है। उसमें आसन भी आते हैं, प्राणायाम भी आते हैं, मेडिटेशन भी आते हैं। और ये 2 बातों के लिए बहुत आवश्यक है। एक, प्रिवेंटिव, रोग ना हो, आप अच्छी तरीके से स्वस्थ बने रहें, और दूसरा, आप एफिशिएंसी को डेवलप करें। आप अपने आप को शारीरिक मानसिक रूप से बड़ा अच्छा बनाने के लिए, एक अच्छा इंसान बनने के लिए, एक अच्छी पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए आप योग करें तो आपकी प्रमोटिव एस्पेक्ट, प्रिवेंटिव एस्पेक्ट तो होगी ही होगी और प्रमोटिव एस्पेक्ट भी साथ में होगी। और ये 10-15 दिन नहीं, मैं तो ये चाहूंगा कि आप इसको महीना, 2 महीना और जीवन पर्यंत, एक जैसे खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, ऐसे उसको प्रतिदिन दिनचर्या का एक अंग, हिस्सा बना लें। और जिससे आपका रोग तो ठीक होगा ही होगा, लेकिन आपको बहुत सारे रोगों से बचाव, और आपको जो भी आप व्यवसाय करते हैं उस व्यवसाय में आपकी एफिशिएंसी, आपको उसमें और ज्यादा काम करने की क्षमता आपकी बढ़ाई जाएगी। उसमें योग के द्वारा, ये योग में खासियत है। इसलिए मैं तो ये चाहता हूं कि आप इसको जितना मैक्सिमम देर कंटिन्यू कर सकें उतना अच्छा है। सर, डॉक्टर अंजलि ठाकरे मैडम का एक क्वेश्चन है गिरी सर आपके लिए। 1 मिनट सर। डिफरेंस बिटवीन मेडिटेशन एंड प्राणायाम एंड यूजेस। डिफरेंस बिटवीन प्राणायाम, मेडिटेशन एंड यूजेस। यूज तो मेरे को समझ में नहीं आया। वो उनको बोलिए कि मेरे सामने खुद क्वेश्चन करेंगी। हाँ, मैडम अंजलि ठाकरे मैडम, आप ऑनलाइन होगी तो आप डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हो। मैं मेडिटेशन और प्राणायाम में तो बहुत अंतर है, ये तो हम बता सकते हैं, लेकिन वो यूजेस क्या है वो नहीं समझ में आया। उसमें डिफरेंस किस चीज का, यूजेस का, ऐसा। लेकिन योग में प्राणायाम और मेडिटेशन जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। अष्टांग योग में तो बताया है, प्राणायाम के बाद धारणा, ध्यान, समाधि, ये जो 3 अंग हैं ये बहुत ही कनेक्टेड हैं।
वो ध्यान एक बिगिनिंग स्टेट को धारणा कहते हैं, और एक लॉन्ग टर्म में यदि आप बैठा जाए, ध्यान में लगाया जाए तो उसको, और उसकी पराकाष्ठा समाधि है। तो एक ये तो उसकी नेक्स्ट स्टेजेस आती हैं। प्राणायाम के बाद प्रत्याहार आता है, प्रत्याहार के बाद धारणा ध्यान आता है, फिर समाधि आता है। तो ये जरूरी नहीं है। डिफरेंस का मतलब ये है कि इसमें प्राणायाम में बहुत सारी चीजें आपकी मानसिक स्वास्थ्य को ठीक रखने में मदद करती हैं और साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स में ठीक रखने में मदद करती हैं। दोनों चीजें, चाहे प्राणायाम हो चाहे मेडिटेशन हो। लेकिन जब आप मेडिटेशन के साथ प्राणायाम करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। आपका ध्यान और कहीं नहीं हो, आप केवल प्राणायाम पर ही आपका ध्यान केंद्रित होगा, तो उसका आपको डबल बेनिफिट मिल जाएगा। तो ये थोड़ा सा ही डिफरेंस है, लेकिन डिफरेंस तो है। इसके बाद जो प्राण तो जो है, इसको नियंत्रण करना, प्राण का आयाम करना, जो भी आप श्वास प्रश्वास लेते हैं उसको धीरे धीरे गतिर विच्छेद करना, उसकी गति का विच्छेद करके उसको बढ़ाना, उसको विस्तार करना प्राणायाम कहलाता है। और जब आप ध्यान करते हैं, धीरे धीरे आप विस्तार करते हुए अपने इंद्रियों पर नियंत्रण कर लेते हैं, तो आप किसी भी स्थान पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। और उसका फायदा ये होता है कि आप किसी भी विषय पर यदि ध्यान है तो उसका मैक्सिमम लाभ आपको मिलेगा। उसका जो यूज है, जैसे आप खाना खा रहे हैं, खाना खाने की तरफ ही यदि आपका ध्यान है तो आप उसका आनंद ले सकते हैं, उसको उसका डाइजेशन में उसका मदद काफी मिलती है। लेकिन प्राणायाम जो है पहला हिस्सा है और ध्यान उसका आगे वाला स्टेप है। धन्यवाद सर। नेक्स्ट प्रश्न है उज्जवल सर के लिए। अपना शरीर को ज्यादा लचीला बनाने के लिए क्या करना होगा, उसके लिए उन्होंने उपाय पूछे हैं सर, उज्जवल सर। हाँ, शरीर को लचीला बनाने के लिए हाँ। पहले तो उन्होंने ध्यान रखना चाहिए भोजन का। भोजन बहुत मसालेदार ना हो, तैलीय ना हो। आहार का काफ़ी महत्व होता है, तो आहार जितना सात्विक हो सकता है उतना सात्विक ले। जो नमक होता है भोजन में उसको भी नियंत्रित ले, बहुत ज़्यादा नमक ना ले। और योग के अभ्यास निरंतर करते चले। वैसे आप यदि योग के विद्यार्थी है तो आपको पता होगा, हम सूक्ष्म व्यायामों से शुरू करते हैं। बिहार स्कूल ऑफ योग उसको पवन मुक्तासन सीरीज 1, 2, 3 कहता है। तो हमें यहाँ से शुरुआत करनी चाहिए। तो जो जॉइंट्स है धीरे धीरे खुलते हैं, जॉइंट्स फ्लेक्सिबल होते हैं, मसल्स फ्लेक्सिबल होती है धीरे धीरे। इसी तरह हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं और फिर और विशेष अभ्यासों की तरफ जाते हैं। और घी का भी यूज़ किया जा सकता है। हमारे शिक्षकों से, गुरुओं से हमने ये शिक्षा प्राप्त की है कि हम योग जब अभ्यास करते हैं तो दूध में यदि आप घी मिलाकर पीते हैं तो वो भी हमारे शरीर को फ्लेक्सिबल करने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। धन्यवाद सर, उज्जवल सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, अंशुमा का क्वेश्चन है, आयुर्वेद में आहार, विहार, विचार और आचार, विहार, विचार, आचार किस टॉपिक के अंदर आते हैं? आयुर्वेद की पढ़ाई नहीं की है सर डिटेल में, इसलिए किस टॉपिक के अंतर्गत आता है ये कहना मुश्किल है। गिरी सर, आप कुछ बता पाओगे? सदव्रत में आते हैं। स्वस्थ व्रत के ही एक अंग है सदव्रत, तो उसमें ये सारी चीजें आती हैं। तो इसका पालन यदि आप करेंगे तो, क्योंकि आयुर्वेद विज्ञान दो चीजों को मुख्य प्रमुख मानता है। एक तो स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ रखने के लिए वो एक अपना दिनचर्या के बारे में या स्वस्थ व्रत के बारे में बताता है, और दूसरा किसी भी रोग हो जाने पर उसकी अच्छी तरीके से चिकित्सा कैसे की जाए उसके बारे में बताता है। तो ये जो चीजें हैं सारी सदव्रत में या स्वस्थ में इसमें आती हैं। ये आचार, विचार और ये स्वास्थ्य से संबंधित जो चीजें हैं, उसके जो दूसरा अंग है उपचार का, उसमें तो उपचार से संबंधित बातें आएंगी, लेकिन स्वास्थ्य की ये सब बातें जो है इसी में आती हैं, स्वस्थ व्रत में। धन्यवाद सर। ऑनलाइन क्वेश्चन भी लेंगे कुछ। मयूर सोनी करके है, मैं उनसे विनती करता हूँ कि वो अनम्यूट होकर अपना प्रश्न पूछ सकते हैं।
हेलो मयूर सोनी, क्या आप सुन पा रहे? मयूर सोनी, ओके। नवल पाटिल, नवल पाटिल सर, क्या आप सुन पा रहे? नवल पाटिल सर, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हेलो। मयूर सोनी सर। हेलो। हाँ हाँ, मयूर सोनी सर, प्रश्न पूछिए आपका। हेलो। हाँ पूछिए, हम सुन पा रहे हैं आप। डॉक्टर अंजलि ठाकरे मैम। Yes. हाँ, आप प्रश्न Good पूछ evening. सकते हैं। Good evening, Dr. Ujjwal Maske. Sir, हाँ, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मेरा जो क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग लॉकडाउन पीरियड जो कोविड-19 का पीरियड चल रहा है, इसमें जो वायलेंस हो रहे हैं, डोमेस्टिक वायलेंस है, और जो भी डिप्रेशन में सब जा रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? क्या रेमेडियल ट्रीटमेंट्स योगा के द्वारा हम दे सकते हैं कि जिससे हम स्ट्रेस कम कर सकें? और ये जो हो रहे हैं, तो इसके लिए हमें क्या आप बता सकेंगे कि इसका उपयोग हो सकेगा क्या? कि कैसा आप ट्रीटमेंट दे सकते हैं इसमें? रेमेडियल ट्रीटमेंट हम योगा और प्राणायाम एंड मेडिटेशन के द्वारा इसको हम कंट्रोल कर पाएंगे? दूसरा क्वेश्चन है कि क्या हम इससे इम्यूनिटी पावर हमारी बढ़ा सकेंगे ड्यूरिंग पैंडेमिक पीरियड में? धन्यवाद। तीसरे प्रश्न का उत्तर तो मैंने शुरुआत में ही दे दिया था मैडम, इम्यूनिटी वाला। जो आपका पहला और दूसरा प्रश्न है उसको मैं लेना चाहूँगा कि जो घरेलू हिंसाएं हो रही है उस संदर्भ में, और दूसरा प्रश्न आपका था स्ट्रेस का। ये दोनों ही प्रश्न महत्वपूर्ण है आज जो आपने प्रश्न उठाया। पहला प्रश्न तो हमारे जो महर्षि पतंजलि ने यम और नियम बताए उससे काफ़ी संबंधित है कि व्यक्ति, जो महर्षि पतंजलि जी ने यम बताए हैं 5 यम, इसकी चर्चा मैं वीडियो में भी कर चुका हूँ। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। तो ये हमारे व्यवहार की बातें हैं, हम दूसरों के साथ किस तरह व्यवहार करते हैं। हमें योग से ये शिक्षा प्राप्त होती है, मोरल वैल्यूज़ बढ़ाता है योग। यहाँ हमें अहिंसा, हिंसा न करना, सिर्फ किसी को मारना या किसी को फिजिकली परेशान करना ही हिंसा नहीं है। हम कभी कभी किसी को शब्दों के द्वारा, किसी को विचारों के द्वारा भी प्रताड़ित करते हैं, तो यह भी एक हिंसा है। यह करने के लिए मना किया गया है, ये पहला ही यम है अहिंसा। तो यहाँ से एक तो योग में हमें ये शिक्षा मिलती है। फिर मान लीजिए कि घर में ऐसी कोई परिस्थिति तैयार हो रही है कि व्यक्ति हिंसक हो रहे हैं या फिर हिंसा कर रहे हैं, स्पेशली मेल कैंडिडेट्स फीमेल कैंडिडेट्स पर हिंसक हो रहे हैं, ऐसे मान के चलते हैं। तो ये हो क्यों रहा है? जो भी परिस्थिति निर्माण हो रही है, हम अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख पा रहे हैं, हमें गुस्सा आ जाता है ना। तो गुस्सा आते समय होता क्या है, एक्चुअली हमारे शरीर में कॉर्टिसोल हार्मोन का सिक्रेशन होता है। ये कॉर्टिसोल हार्मोन ही हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है, और फिर हमारा वो जो एग्रेशन है, गुस्सा है, वो धीरे धीरे बढ़ते जाता है। और इसी पर नियंत्रण करने के लिए, स्ट्रेस पर नियंत्रण करने के लिए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आता है, इसी पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए ये जो प्राणायाम है, और प्राणायामों में विशेष रूप से अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन प्राणायाम, या नाड़ी शोधन प्राणायाम काफ़ी मददगार होता है। हम श्वास पर नियंत्रण करते हैं, श्वास पर नियंत्रण करते करते ही हमारे जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है उस पर नियंत्रण पाते हैं, जो हमारे इमोशंस को कंट्रोल करने में हेल्पफुल होता है। तो इस तरह हम हमारे स्ट्रेस पर भी नियंत्रण पा जाते हैं। धन्यवाद उज्जवल सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मयूर सोनी का, उनका लेते हैं। हेलो। हाँ बोलिए सर, पूछिए। हाँ सर, ये कह रहा था जब हम डेली अभ्यास करते हैं तो मयूर सर, आपको क्वेश्चन किससे पूछना है, गिरी सर से पूछना है या मस्के सर से? सर गिरीश सर से पूछना है। अच्छा, हाँ पूछिए। पूछिए। सर ये कह रहा था जब हम रेगुलर डेली अभ्यास करते हैं
तो हम सही दिशा की ओर अग्रसर हैं कि नहीं, ये कैसे आगे पता लगाएं? देखिए, इसीलिए योग में कहा गया है कि योग को प्रारंभ में अच्छे गुरु, अच्छे शिक्षक जो योग की शिक्षा अच्छी तरीके से दे सके उसके निर्देशन में करना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है। जब आप थोड़ा सा सक्षम हो जाएं, स्वयं करने योग्य हो जाएं, ठीक पोजीशंस बनाने लग जाएं, तब आप स्वयं कर सकते हैं। लेकिन इन द बिगिनिंग आपको यू हैव टू सर्च ए वेरी गुड टीचर, योगा टीचर, then only you can know about your performance, whether you are going to the right direction or not. तो ये आपको जानने के लिए स्वयं ही, मतलब ऐसा अपने आप नहीं करना चाहिए शुरू शुरू में कि आपसे कोई गलती हो जाए, आप कोई टाइमिंग का नहीं ध्यान रखें या फिर ज़्यादा स्ट्रेस लगा रहे हैं। इसमें कुछ सिद्धांत हैं, करने के जो सिद्धांत हैं, यदि आप उनको पढ़ लेते हैं, समझ भी लेते हैं, फिर भी कई बार करेक्टेड पोजीशंस नहीं होती हैं। कई बार आपकी सही दिशा में आपका ध्यान एक सिद्धांत की ओर है तो दूसरा सिद्धांत आप भूल जाते हैं। तो वो हर एक प्रैक्टिसेस, चाहे आसन के हों, चाहे प्राणायाम के हों, चाहे मेडिटेशन के हों, आपको वो सिद्धांत आपको ध्यान में रखने हैं और वो भी आपको शुरू शुरू में इन फ्रंट ऑफ गुड योगा टीचर आपको सीखना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद सर। अंशुमा जी का ऑनलाइन क्वेश्चन है, मैं विनती करता हूं कि वो पूछ सकते। प्रश्न किससे पूछना है वो बता दीजिए पहले। हेलो, प्रणाम सर। हाँ प्रणाम। क्वेश्चन किस? यहाँ उपस्थित सभी गुरुओं को मेरा बारंबार क्वेश्चन है सर मेरा सर गणेश शंकर जी से कि धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्य मूल उत्तमम, ये शास्त्र से लिया गया है। क्या चीज आपने फिर से बोली है? सर सुबह आपने एक वो पुरुषार्थ चतुष्ट वाला कहा था मंत्र, ये किस शास्त्र से लिया गया है? धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्य मूल उत्तमम। ये आयुर्वेद में कहा गया है, वेद उपनिषद में कहा गया है इस तरह का कि इन सब चीजों का जो आपको प्राप्त करनी है, ये सबसे पहले आरोग्य होना उसके लिए आवश्यक है, स्वस्थ होना जरूरी है। सर मेरा इसमें क्वेश्चन है कि ये मतलब कहाँ पे ये नोटिफाई है इसको? ये हम बता देंगे आपको, आप ईमेल हमको कर दीजिए, ये मैंने नोट डाउन किया हुआ है, इसको हम भेज देंगे आपके पास। अभी नहीं मैं बता सकता, है ना। सभी लोगों को प्रणाम। धन्यवाद। गिरी सर से क्वेश्चन है एक, शारदा खंडेराव का। सर 3 से 8 साल के बच्चों की रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ाने के लिए कौन सा आहार देना चाहिए और कैसा रहना चाहिए, प्लीज बताइए। 3 से 8 साल के बच्चे तो समझ नहीं पाएंगे, उनको तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। उनको तो अभी जो आपको डायरेक्शन जो डॉक्टर्स देते हैं उस हिसाब से ही करना चाहिए। योग वो नहीं कर पाएंगे, लेकिन आहार के संबंध में जो बातें हैं वो जो डॉक्टर्स बताते हैं, थोड़ा सा ध्यान उस तरफ देना चाहिए कि बच्चे को किस प्रकार का आहार देना है, ये डॉक्टर से संपर्क करके। क्योंकि योग के बारे में जो बातें हैं वो योग अभ्यास से उनको वो समझ में ही नहीं आएगी बातें। हम तो 7-8 साल के बाद बताते हैं कि योग उसको अभ्यास कराया जाए और उसके बाद फिर वो अपने आप को डेवलप कर सकते हैं, प्रॉपर ग्रोथ हो सकती है। धन्यवाद ये तो आप डॉक्टर से संपर्क करके आप उस पर चलिए। धन्यवाद सर। और भी एक क्वेश्चन है यशोदा चित्त मैडम का, वो आपसे क्वेश्चन पूछना चाहती है। मैडम आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। प्रणाम सर। इस कोरोना काल में मुझे एक सवाल बार बार सताता है। बच्चों का एक लाइफ रूटीन होता है, हमेशा वो उठते हैं, स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं, फिर ट्यूशंस करते हैं, फिर अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ खेलते हैं।
लेकिन अभी कोरोना काल में हम कुछ भी उनको प्रोवाइड कर नहीं पा रहे। तो कुछ बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं, एक तो खाना नहीं खाते, वेपर्स मांगना या फिर तली भुनी चीजें मांगना या फिर कुछ भी बाहर का मांगना, हम वो भी उनको प्रोवाइड नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ फियर ऑफ कोरोना। तो मैं ये चाहती हूँ कि इनको किस तरह से योग्य क्रिया या आहार दिया जाए ताकि उनके मूड स्विंग्स कम हो और हमको उनको उसी लाइफ में हम रूटीन में ला सकें। कितने साल की उम्र है बच्चों की? सर मैं प्रॉपर जनरल सभी बच्चों के लिए पूछ रही हूँ जो 5 से 10 साल के बीच में आते हैं, क्योंकि 10 साल तक तो हम बालपन ही यूज करते हैं उनका। देखिए, ये समस्या जो है वर्ल्ड लेवल की समस्या है। इसमें चिड़चिड़ापन होना, इसमें बस उनको आप अट्रैक्शन दीजिए, उनको छोटी छोटी बातों की तरफ इन्वॉल्वमेंट कीजिए, खेल कूद में उनको पढ़ाने की बात करिए और थोड़ा सा उनको साहस बंधाइए, थोड़ा सा उनको किसी न किसी अपने तरीके से। योग का तरीका इसमें काम में नहीं आएगा। योग की बातें जो आसन बताएंगे या प्राणायाम बताएंगे उनको वो चीजें समझ में नहीं आएंगी। उनको जो साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग है, छोटे छोटे एंटरटेनमेंट चीजें हैं, उनको इन्वॉल्वमेंट उनके साथ लगना पड़ेगा, उनके साथ टाइम डिवोट करना पड़ेगा। मुख्य बात यह है कि उनको जो चिड़चिड़ा हो गया है उनके, तो वो फ्रस्ट्रेट हो गए हैं घर में रह रहकर, उनको एक ही चार दीवारी ही नजर आ रही है और बाकी तो वो स्कूल जाते थे, 10 बच्चों से मिलते थे। तो यहाँ पर आप उनको कहानी सुनाएं, कुछ गीत इन्वॉल्वमेंट करें, घर में जो इंडोर गेम्स हैं उनमें इन्वॉल्वमेंट करें। तो ये इस तरह की जो प्रोत्साहन है उनको आप देंगे तो उनका मन लगेगा। फिर आप उनको पढ़ाई में थोड़ा सा उनको कहिए कि ये चीज होगी, चेंजेस करते रहिए, चेंज हो आवश्यक है इसमें। थोड़ा सा आपने एंटरटेन कर दिया, उसके बाद पढ़ाई आप कर लीजिए 10 मिनट, आधा घंटा, 2 घंटे, तो इस तरीके से सब्जेक्ट चेंज कर दीजिए। तो ये अपने लेवल पर उसको टैकल करना पड़ेगा और ये चीजें जो है, योग इसमें काम नहीं आता है ज्यादा। आहार के बारे में आप कर सकते हैं। आहार के बारे में इन्होंने बता ही दिया था हमारे साथी ने, तो ये बाकी आहार का, सात्विक आहार जरा रखेंगे तो अच्छा रहेगा बच्चों के लिए। उज्जवल सर कुछ बोलना चाहते हैं सर बीच में। उज्जवल सर। मैं प्रोफेसर गिरी सर का समर्थन करना चाह रहा था, जो मैं प्रैक्टिकली खुद देख रहा हूँ। मेरी बिटिया तो 5 से 10 के बीच में नहीं है, 2 साल की ही हो रही है। उसके साथ भी यही जो मैडम बात कर रहे थे कि उनको घर में ही रहना पड़ रहा है, क्योंकि बच्चे बाहर खेलना पसंद करते हैं, चिड़चिड़े होते हैं, उनको जो पसंदीदा चीज़ें होती है वो नहीं मिलती तो और चिड़चिड़े होते हैं। तो हमने ये प्रैक्टिकली फील किया और बाद में जो सर बोल रहे थे उसी प्रकार हमने उसमें चेंजेस लाया कि उनके साथ हम खुद इन्वॉल्व हो गए। अक्सर हम हमारे पढ़ाई में बिजी रहते हैं, हमने कुछ समय, ज़्यादातर समय उनके साथ इन्वॉल्व रहना शुरू किया, उनके साथ खेलना शुरू किया और फिर धीरे धीरे जब उनके अनुसार चीज़ें होने लगी, थोड़ी भूख अच्छी लगी, तो फिर जो दाल चावल वो नहीं खाते हैं वो भी खाने के लिए उनको मजबूर होना पड़ता है कि हाँ ये खाना है। यही बोलना था सर। धन्यवाद उज्जवल सर। इसके बाद स्वप्निल लिखार सर है, वो कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं। हरिओम। हरिओम सर। हरिओम जी, हरिओम। सर मेरा प्रश्न है, मनोमय कोश का हमारे आहार पर क्या असर पड़ता है, कुछ बता सकते हैं सर? आप पहले बताइए मनोमय कोश किसको कहते हैं, पहले आपने यदि हमारे शरीर तो... में जो पंचकोश है। हाँ हेलो। हाँ बताइए बताइए। हाँ, हमारे शरीर में जो पंचकोश है उनमें से जो मनोमय कोश है, हाँ, तो उसका सर हमारे आहार पर क्या असर पड़ सकता है या विचारों पर? मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आपने मनोमय कोश को पढ़ा है, मनोमय कोश के बारे में आप जानते हैं, तो हमें बताइए कि मनोमय कोश किसको कहते हैं। पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए मनोमय कोश किसको कहते हैं। सर गिरी सर, आपके लिए एक प्रश्न है प्रियंका गोवारी जी का कि नहीं सर, सॉरी, मस्के सर के लिए प्रश्न है सर, धारणा और ध्यान के बीच में क्या फर्क है? उज्जवल सर। होय,
धारणा के बारे में महर्षि पतंजलि बिल्कुल स्पष्ट रूप में कहते हैं, देशबंध चित्तस्य धारणा, अर्थात किसी एक विषय वस्तु पर जब हम केंद्रित करते हैं अपने मन को, चित्त को, तब उसको धारणा कहते हैं। और यह एक प्रकार से हम कह सकते हैं कंसंट्रेशन, इंग्लिश में जब हम कहते हैं कंसंट्रेशन, एकाग्रता का अभ्यास करना। और जब यही स्थिति परिपक्व हो जाती है तो उसको महर्षि पतंजलि कहते हैं तत्र प्रत्येकतांता ध्यानम। वहाँ पर एक रूप से लगातार उसी चीज़ पर जब हम स्थिर रहते हैं। दूसरे शब्दों में मैं कहूँगा कि जब हम ध्यान का अभ्यास करते हैं तो 3 चीज़ें मुख्य रूप से होती है, ध्याता, ध्येय और ध्यान। ध्याता अर्थात हम जो ध्यान करने बैठ रहे हैं, ध्येय अर्थात हमने कुछ एक ऑब्जेक्टिव रखा हुआ है, और ध्यान हम जो प्रक्रिया का नाम ध्यान है। तो धारणा के अभ्यास में ये तीनों चीज़ें होती है। ध्याता का भी ज्ञान होता है हमें, ध्येय का भी ज्ञान होता है, और हम ध्यान कर रहे हैं क्रिया का भी ज्ञान होता है। जब आप ध्यान की अवस्था में पहुंचते हैं तो ये जो ध्याता है, अपना भान हम भूल जाते हैं। अब हमें सिर्फ किस चीज़ का नॉलेज होता है, सिर्फ ज्ञान किस चीज़ का होता है, सिर्फ कि ध्येय, ये मेरा ध्येय है और मैं ध्यान कर रहे हैं, मैं नहीं, ध्यान हो रहा है और ध्येय वस्तु का ध्यान हो रहा है। यही दोनों में फर्क है। धन्यवाद उज्जवल सर। इसके बाद श्वेता गोगोई का क्वेश्चन है, द पीपल हु आर ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम एंजाइटी एंड डिप्रेस एंड आल्सो अफेक्टेड कोविड-19, हाउ योगा कैन हेल्प देम कोरोना फ्रॉम दिस सिचुएशन? ये तो अभी बता दिया, उज्जवल सर ने बता दिया, बहुत अच्छे तरीके से बताया था। गिरी सर, एक क्वेश्चन है जी राजेंद्र जी का, कि सजेशन द बेस्ट योगासन एंड फूड टू कंट्रोल द हाई बीपी। हाई बीपी के लिए देखिए, मैं तो हमेशा ये सजेस्ट करता हूँ, एक होलिस्टिक अप्रोच आपको अपनानी चाहिए। होलिस्टिक अप्रोच में आहार, विहार, व्यायाम, आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए, आपका आहार सात्विक होना चाहिए, और थोड़ा सा व्यायाम होना चाहिए। व्यायाम में योग अभ्यास जो है उसमें मुख्य रूप से प्राणायाम या ध्यान का अभ्यास करेंगे, और साथ में शवासन या योग निद्रा का अभ्यास करेंगे, तो निश्चित रूप से हाई बीपी और हाइपरटेंशन में आपको इसमें ठीक करने में या कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। धन्यवाद सर। राकेश कुमार जी का ऑनलाइन प्रश्न है, मैं उनसे विनती करता हूँ कि वो क्वेश्चन करें। हाँ, सभी सर लोगों को प्रणाम। और सर मेरे दिमाग में क्वेश्चन ये आ रहा है अभी कि जो हम लोग मन और प्राण, ये 2 चीज हैं, तो मन और ये जैसे मनोमय जो सत्ता है और प्राणमय सत्ता, तो कहा जाता है कि प्राण वश में हुआ तो मन वश में हुआ। तो कैसे हम अपने प्राण को वश में करेंगे? जैसे कि व्यवहारिक जो तरीका जो आपने अपने जीवन में अनुभव किया, मैं उसके बारे में जानना चाह रहा हूँ। जैसे प्राण को वश में करके फिर मन को हम वश में कर सकते हैं, और प्राण अगर वश में हो जाए तो हम अपने विभिन्न रोगों को भी, तो ये प्राण को कैसे समझेंगे और प्रैक्टिकली कैसे? प्राण को वश में करने के लिए आप जानते हैं क्या करना चाहिए? पहले तो ये बताइए कि प्राण को कैसे वश में करेंगे? सर, प्राण को सर वश में करने के लिए जैसे योग में बताया गया है कि एक तो हमें प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए, अपने श्वास को संतुलित करना चाहिए, श्वास को साधना चाहिए, क्योंकि अगर श्वास सधे तो प्राण सधे। तो ये श्वास का चूंकि प्राण के साथ गहरा संबंध है, लेकिन ये हम प्राण को अच्छी तरह से समझना चाहते हैं कि ये प्राण को कैसे साधा जाए, और इसका आपने प्रैक्टिकल लाइफ में आपने किस तरह से का प्रयोग किया है? देखिए, प्राण जो है, आपने ये सही बताया है कि प्राणायाम के द्वारा आप प्राण को साध सकते हैं, एक तो ये बात है।
और इसमें ये बात भी सच है कि प्राण के माध्यम से आप मन पर नियंत्रण कर सकते हैं। और प्राणायाम के बाद में मन पर नियंत्रण यदि आपने कर लिया तो आपने प्रत्याहार का पालन कर लिया, आपने इंद्रियों पर नियंत्रण कर लिया, ठीक है ना। तो ये धीरे धीरे आप जब, जैसे उदाहरण के लिए आप 1 मिनट में कितनी बार श्वास लेते हैं, 1 मिनट में आप 15 या 16 बार श्वास प्रश्वास करते हैं। और यदि प्राणायाम में यदि आप उसको देखेंगे, आप 4 या 5 बार, आप 15 सेकंड में या 5 सेकंड में या 10 सेकंड में भी आप एक श्वास प्रश्वास करते हैं, उसमें मान लीजिए आपके 10 भी किए तो भी आपने 16 से 10 पर आ गया। तो इस तरीके से मन आपने उधर लगाया, आपने जब प्राणायाम का अभ्यास किया, आपने 16 से 10 पर आ गए, मन आपका अपने आप ही नियंत्रण होता चला जाएगा और आपको अपने ध्यान मन उस प्राण पर ही लगाना है, प्राणायाम पर ही लगाना है, इनहेलेशन एक्सहेलेशन पर ही लगाना है। और वो धीरे धीरे आपको मन जो है एकाग्र चित्त होने लगेगा। आपका जो मन है अभ्यास के माध्यम से, जैसे जो काम आप करोगे, जैसे आप टीवी देख रहे हो, टीवी देखते देखते आप 10 काम और ले लेते हो, आपका किधर भी मन नहीं लगेगा। तो आप यदि एक तरफ आप पढ़ाई में किताब पढ़ रहे हो, आपका मन यदि पढ़ाई में लग रहा है, आप आधा घंटे तक पढ़ाई यदि आपने किताब को पढ़ ली तो वास्तव में आपका मन आधा घंटा उसमें लग गया। ये कैसे हुआ संभव? आपका प्राणायाम के अभ्यास से। तो इस तरीके से आप मन को नियंत्रण धीरे धीरे कर सकते हैं, चित्त को नियंत्रण कर सकते हैं और फिर आगे आप बढ़ सकते हैं। उदाहरण के माध्यम से मैंने बताने की कोशिश की है आपको। धन्यवाद सर। इसके बाद स्वप्निल सर वो ऑनलाइन प्रश्न पूछना चाहते हैं, इनसे विनती करता हूँ कि प्रश्न पूछे। हरिओम सर। हरिओम सर, मन को शांत रखने के लिए और एकाग्रता बढ़ाने के लिए हमने किस तरह का आहार लेना चाहिए? वो तो बता दिया ना आपको। सात्विक आहार, जो 3 तरह के आहार हैं उनमें से यदि सात्विक आहार लोग गिरी सर। हाँ, सात्विक आहार लेना चाहिए। सात्विक आहार के बारे में विस्तृत उज्जवल सर ने बता दिया है। मन को आप कंट्रोल करने के लिए सात्विक आहार का हाँ सर, गिरी सर आप बताइए। सात्विक आहार लेना चाहिए। धन्यवाद सर। गिरधारी लाल जाट जी है, वो ऑनलाइन प्रश्न पूछना चाहते हैं। मैं विनती करता हूँ कि वो म्यूट ऑन करके प्रश्न पूछ सकते हैं। गिरधारी सर जी। सर उज्जवल सर के लिए प्रश्न है। उज्जवल सर। यस सर। कठिन आसन करते हैं तो उसका टाइम बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? जो एडवांस्ड प्रैक्टिसेस होते हैं उनका समय बढ़ाने के लिए विशेष प्रयत्न नहीं करने हैं। जितना आपसे नॉर्मली होता है आप उतने पर ही होल्ड कीजिए। जैसे मान लीजिए आप सिंपली पूर्ण भुजंगासन करना चाहते हैं तो आप भुजंगासन का अभ्यास कीजिए। हो सकता है शुरू में आप बेंड होते समय 90 डिग्री भी ना हो, इतने ही हो रहे हैं। जहां आपको कष्ट नहीं हो रहा है इसी अभ्यास में आप रुके रहिए। जितने देर तक आप आसानी से रुक सकते रुकिए, फिर वापस आइए। अगले दिन आप इस स्थिति में आराम से रह रहे हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़िए, उस स्थिति में आप आराम से रह सकते हैं उतने।
ये सही टेक्निक है योगाभ्यासों की कि यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं किसी एडवांस पोस्चर में, आप बहुत ज़्यादा तनाव मत कीजिए। ज़्यादा खिंचाव करेंगे तो हो सकता है आप परेशानी में पड़ सकते हैं। तो जितना होता है उससे उसमें समय अधिक लगाइए, उससे जो हमारे मसल्स है, नर्व्स है, वो खुलते हैं। और जितना ज़्यादा मसल्स नर्व्स खुलते जाएंगे फिर धीरे धीरे आपकी क्षमताओं का भी विस्तार होते जाएगा। और एक चीज़ ध्यान रखना आवश्यक है, यदि आप बैकवर्ड बेंडिंग के आसन खोलना चाहते हैं, अधिक करना चाहते हैं, साथ साथ आपको फॉरवर्ड बेंडिंग उसका कॉम्प्लीमेंट्री भी करना आवश्यक है। अदरवाइज फिर प्रगति जो है जिसमें हम और आगे बढ़ना चाहते हैं वो नहीं हो पाता है। तो बहुत ट्रिक यूज करने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी आसन है, जितना आपसे होता है उसमें अधिक से अधिक देर तक रुकने की कोशिश कीजिए। यही चीज आपकी क्षमताओं का विस्तार करती है। यही। धन्यवाद सर। गिरधारी सर है जो लाइव प्रश्न पूछना चाहते हैं, मैं विनती करता हूं कि वो अनम्यूट होकर अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। उज्जवल सर, उनका एक प्रश्न था, साधना की दृष्टि से बंक नाल को समझने की प्रयास करें, बताइए बंक नाल को। हरिओम सर। नॉलेज। हाँ, अभी आ गया है। हाँ, पूछिए सर। जोल सर, मैं चाहूंगा लिटरेरी जो थोड़ा सा नॉलेज है, उज्जवल सर, इंटरप्ट कर रहा हूँ। यही चीज सर से सुनना चाहूंगा, गणेश सर से। हाँ। उज्जवल सर वो अभी लाइव है, वो प्रश्न करना चाहते हैं। हरिओम सर, मेरा क्वेश्चन है कि साधना की दृष्टि से नाल का छेदन किस प्रकार किया जा सकता है? बंक नाल जानते हो क्या होता है? हाँ सर, रीढ़ की हड्डी होती है, उस प्रकार से हम महसूस कर सकते हैं। वो 21 की चीज होती है ना वो। ये हड्डियों की साधना जब आप करते हैं, आसन प्राणायाम मुद्रा बंद आदि लगाते हैं, तो कुंडली शक्ति जो जागृत होती है एक्चुअली उससे संबंधित है। ये साधना यदि आप हठयोग की करेंगे और जिसमें निश्चित रूप से आप मुद्राओं का स्पेशली अभ्यास करेंगे, तो और वो भी आपको अकेले नहीं, आपको बहुत ही ये हायर प्रैक्टिसेस हैं, आगे एडवांस प्रैक्टिसेस होती हैं, ये अपना इंडिविजुअली नहीं करना चाहिए। इनको एक योग्य योग निर्देशक के सामने रखकर ही करना चाहिए, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। ये आप प्रेयर में आता है बंक नाल, वो उसमें भ्रकुटी महल वो वाले उसमें आता है ये सब चीजें। तो ये आपको अभ्यास जो है मुद्राओं का, बंद का, और विशेष रूप से ये जो आप कुछ एडवांस प्रैक्टिसेस करते हैं, ध्यान वाली प्रैक्टिसेस करते हैं, सिद्धासन, पद्मासन, इनमें आपको लगाएंगे तो आपको ये इसका लाभ ज्यादा मिलेगा। थैंक यू सर। धन्यवाद सर। इसके बाद डॉक्टर श्रीकांत पाटिल सर प्रश्न पूछना चाहते हैं। गिरी सर प्रणाम। जी सर, प्रणाम। जी प्रणाम सर। अभी ये सब डिपार्टमेंट चलाते समय या अपना जो दैनंदिन जितना रूटीन व्यवहार है वो चलाते समय बहुत ज्यादा लोगों से हमारा इंटरेक्शन होता है, तो इंटरेक्शन होते हुए कभी कभार बहुत गुस्सा आ जाता है। तो ये गुस्से को नियंत्रण करने के लिए तुरंत क्या इलाज होना चाहिए? ये क्वेश्चन तो बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन ये तो आप इतने इसमें विद्वान हैं, डिपार्टमेंट चलाते हैं, ये एक जनरल क्वेश्चन है, इसमें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अपने आप को कूल रखिए, जितना ज्यादा कूल रखेंगे उतना ही आप बढ़िया चला पाएंगे। उसको कूल रखने के लिए वही है कि आप तीनों चीजें अच्छी तरीके से करिए। आहार, संतुलित आहार लीजिए और व्यायाम कीजिए, व्यवहार में गुस्सा कम करिए, व्यवहार में अच्छा व्यवहार सबके साथ करिए, तो आप एक बढ़िया चला सकते हैं विभाग को। और
कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये तो एक नॉर्मल है। इसमें योग में तो होलिस्टिक अप्रोच है। देखिए योग में तो हम यही कहते हैं कि आप 2-4 एक्सरसाइज कर लीजिए, प्राणायाम का अभ्यास कर लीजिए, ध्यान का अभ्यास आधा घंटा आप दीजिए, और खान पान पर ध्यान रखिए, अच्छा व्यवहार रखिए, यम नियम चित्त प्रसादन के उपाय बताए उनको आप कर लीजिए। ये सारी चीजें योग में बताई गई हैं। इन सब का थोड़ा थोड़ा होलिस्टिक अप्रोच करेंगे तो बढ़िया क्या अच्छे से अच्छा व्यक्तित्व निर्माण कर सकते हैं। जी 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 सर, थैंक यू। सेम क्वेश्चन उज्जवल सर से भी ये मैं पूछना चाहूंगा। उज्जवल सर, इसका जवाब आप भी दीजिए। नमस्कार पाटिल सर। नमस्कार। मैंने आपको कल भी सुना था, आपने दोनेरिया मैडम को भी यही प्रश्न पूछा था और आपके जो सहयोगी है पवन जी, उन्होंने उत्तर दिया था उसके बाद कि आप ऐसा व्यवहार करते ही नहीं हैं। 365 दिनों में एक दिन कभी कभार आप गुस्सा होते हैं, लेकिन 364 दिनों में आप काफी कुल उनके साथ रहते हैं। उन्होंने देखा ही नहीं है आपको क्रोधित होते हुए। फिर भी प्रश्न है तो ये प्रश्न सबके लिए भी हो सकता है। तो सर ने जो कहा वो सारी चीजें अभी गिरी सर जो कह रहे थे वो सारी चीजें फॉलो करनी चाहिए। साथ में जो छोटी सी चीज हम कर सकते हैं कि हम यदि थोड़ा सा भी सेल्फ अवेयर है अपने आप के प्रति कि मैं क्या हूँ और मैं कौन हूँ, इस तरह की चीजें थोड़ी बहुत तो हम समझते हैं। जब समझ थोड़ी सी बढ़ जाती है और हमें क्रोध आता है तो हम खुद को कह दे कि मुझे क्रोध आ रहा है। तो जब व्यक्ति क्रोध में होता है और क्रोध हो जाने के बाद भी स्वीकार नहीं करता कि मुझे क्रोध आया है, तो उसी समय यदि आप तुरंत स्वीकार कर लेते हैं कि मुझे क्रोध आ रहा है, तो फिर आप बोलेंगे कि मुझे क्रोध आ रहा है, ये तो अच्छी बात नहीं है। आप उस समय लोग कहते हैं कि दीर्घ श्वास प्रश्वास का भी सहारा ले सकते हैं। तो यदि आप खुद को स्वीकार कर लेते हैं कि मुझे क्रोध आ रहा है, तो मुझे लगता है काफी हद तक फिर हमें कूल डाउन होने में भी हेल्प करता है। स्वीकार करना आवश्यक है कि मुझे क्रोध आ रहा है। धन्यवाद उज्जवल सर। उसके रिलेटेड आज का ये क्वेश्चन तो काफी ज्यादा है, बट समय सीमा को देखते हुए ये आखिरी का क्वेश्चन होगा। उसी रिलेटेड है, पूजा ने पूछा है, मराठी में है, आप जानते हो मराठी मराठी पेज है उन्होंने, तणावामधून निघण्यासाठी काय काय करायला पाहिजे, तनाव से निकलने के लिए क्या क्या करना चाहिए? पूजा जी ने काफी अच्छा प्रश्न पूछा है, परंतु मुझे लगता है चर्चा में इसका उत्तर आ चुका है कि तनाव मतलब जो स्ट्रेस है, इससे निकलने के लिए तनाव का कारण भी हमने डिस्कस किया था कि जब तनाव होता है, चिंता होती है, स्ट्रेस होता है तो कॉर्टिसोल हार्मोन सीक्रेट हो जाता है ना, और उसी से हमारे शरीर में जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है और फिर वो सारी चीज़ें हमारे जो एक्सटर्नल ऑर्गन्स है, हमारा बाहरी सब कुछ शो होता है कि हाँ हम गुस्से में हैं या फिर हमसे कुछ और एक्टिविटी हो जाती। जो स्ट्रेस है वो अंदर का भी हो सकता है और बाहर का भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उससे निपटने के लिए जो सबसे उत्तम कहा गया है कि आप प्राणायाम का अभ्यास करें और ध्यान का अभ्यास करें। ये दोनों अभ्यास हमारे जो अभी थोड़ी देर पहले बताया था, नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है और यही हमारी इमोशंस को भी कंट्रोल करता है ना। और यदि और कुछ योगाभ्यास आप जोड़ना चाहते हैं तो मैं कहूँगा शशांकासन जैसा अभ्यास कर सकते हैं। शशांकासन में जो यह हमारा बिंदु जो है जमीन पे टच होता है, स्पर्श होता है इस बिंदु का, वहाँ से स्ट्रेस रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट होता है। मैं और थोड़ा सा चर्चा को आगे ले जाना चाहूँगा। जितने भी धर्म पद्धतियाँ हमारे पंथ संप्रदाय हमारे भारत में है, चाहे हम हिंदू धर्म ले, चाहे बौद्ध धर्म ले, मुस्लिम धर्म ही क्यों न ले, और ये सभी पंथों में एक सामान्य क्रिया जो हम देखते हैं, जब भी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा में हम जाते हैं तो मत्था टेकना या सिर जमीन पर टेकने की वो जो टेक्निक है वो है। और जब भी हम मंदिर से बाहर निकलते हैं तो हम बोलते हैं कि हमें बहुत अच्छा फील हुआ, बहुत शांति शांति लग रही है। तो वो एक तो मंदिर का वातावरण भी हो सकता है और मंदिर में जाकर हम जनरली ऐसे सिर टिकाते हैं। इसी तरह माता पिता के भी चरणों में हम सिर टिकाते हैं, तो जैसे ही हम उनके पैर छूते हैं हमें बहुत अच्छा लगता है, आनंद महसूस होता है, थोड़ा शांति महसूस होती है।
तो ये जो है तुरंत स्ट्रेस रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट करता है, जिससे हमें शांति मिलती है। तो ये भी आप अभ्यास कर सकते हैं। ध्यान का भी अभ्यास कर सकते हैं, ध्यान और प्राणायाम। थैंक यू उज्जवल सर, आपने बहुत बढ़िया इस प्रश्न का आपने जवाब दिया। निश्चित रूप से हमारे पास हमारे साथ यशोदा मैडम जुड़ी हुई है, वो आपसे ही क्वेश्चन पूछना चाहती है। डॉक्टर उज्जवल सर, मैडम पूछिए, आप ऑडिबल? नमस्कार सर। जैसे कि आपने अभी पहले क्वेश्चन का आंसर दिया था बच्चों के बारे में, तो अभी बच्चों की एक प्रॉब्लम ऐसी चल रही है कि बच्चे मोबाइल पे गेम बहुत ज्यादा खेल रहे हैं और उनका एडिक्शन इस लेवल पे बढ़ जाता है कि अगर उनके हाथ में मोबाइल नहीं हो तो तोड़फोड़ करना चालू कर देते हैं या फिर बहुत ज्यादा एडिक्शन लेवल पे जाते हैं। तो इसका हम आहार के थ्रू उनके ऊपर कुछ उपयोग कर सकते हैं या कुछ उसके ऊपर हम इलाज कर सकते हैं कि उनके आहार में ऐसा कुछ दिया जाए ताकि वो मोबाइल से थोड़ा दूर रहे? नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा अतिशयोक्तिपूर्ण बातें नहीं करूँगा। आहार का ये मोबाइल यूज़ से ऐसा कोई संबंध नहीं है, वो तो आदतें हैं। बच्चों को हमने खुद ही अपनी जो है अपना श्रम बचाने के लिए, एक्चुअली होता क्या है, हम जैसे हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है या फिर हम कुछ कार्यों में व्यस्त है, तो हम खुद ही मोबाइल थमाते हैं बच्चों के हाथों में कि आप मोबाइल देखते रहिए, हम अपना काम करते रहेंगे, दोनों का काम होगा, तुम शांत रहोगे और मैं अपना काम करते रहूँगा। और इसी तरह फिर उनको उसकी आदत पड़ जाती है। तो ये आदत का प्रश्न है, इसमें भोजन का कुछ विशेष संबंध नहीं है। आप उसी आदत को दूसरे डायरेक्शन में ले जाइए, आप जो चाहते हैं उसी दिशा में आप आदत को ले जाइए, धीरे धीरे वो आदत भी चेंज हो जाएगी। आप उनको गाना सिखाइए, कुछ ऐसे गेम्स खेलिए उनके साथ कि उनको लगे कि हाँ अच्छा है। जैसे आपने पहले भी प्रश्न पूछा था तो मैंने उत्तर दिया था मेरी बिटिया का, मैं वही वापस कहूँगा कि उनको कुछ नया चीज़ दीजिए। सर ने भी यही कहा था, गिरी सर ने, उनको नया चीज़ दीजिए। मैं अपनी बेटी को कभी पेंसिल थमा देता हूँ, कभी चौक थमा देता हूँ, कभी स्केच पेन थमाता हूँ। वो छोटी है इसलिए, बड़े होने से तो और कुछ नयापन देना होगा। तो वो कभी हमारा फर्श गंदा करती है, कभी स्लेट गंदा करती है, सब गंदा करके छोड़ देती है, बट फिर भी उसको मोबाइल से हम दूर रखने में सफल हो पाते हैं। सर मेरा दूसरा क्वेश्चन फीमेल्स के ऊपर है। फीमेल्स में दो बीमारियां बहुत ज्यादा देखी जाती है आफ्टर प्रेगनेंसी या आफ्टर सर्जरी। उनका टमी बहुत बढ़ता है और दूसरा है थायराइड। तो बहुत टाइप्स के सप्लीमेंट्स फीमेल्स लेती है, उसके साइड इफेक्ट्स भी उनको हो जाते हैं। वो लेती है थायराइड के लिए, लेकिन वो कुछ अलग जाता है। तो आप एक शुद्ध आहार के हिसाब से, जो शाकाहारी है जो मांसाहारी है, दोनों में कुछ लोग शाकाहार लेते हैं लेकिन उनको मांसाहार की वजह से ओमेगा 3 की डेफिशिएंसीज रहती है और फीमेल्स में विटामिन डी और कैल्शियम की भी रहती है। तो आप ऐसा एक कॉमन आहार बताइए जो दोनों लोग ले सके। ये मेरा पहला प्रश्न था। और दूसरा प्रश्न ये है सर, कोरोना काल में हम तरह तरह के फूड लाने की कोशिश कर रहे हैं और अभी सब्जी भाजी पाला ही मिल रहा है। तो क्या हम वो सब्जी भाजी पाला में जो कुछ भी टॉक्सिन यूज किया जाता है, कलर यूज किया जाता है, अभी तो प्रोडक्शन थम चुका है, ट्रांसपोर्ट थम चुका है, तो लोग किसी भी तरह से डंप कर रहे हैं माल को, आधा कच्चा ला रहे हैं। तो उस आहार का जो टॉक्सिन हमारे बॉडी में डिपॉजिट हो रहा है, क्या उसके ऊपर योग और आहार का कुछ हम उपयोग करके उसको कम कर सकते हैं? ये मेरा दूसरा प्रश्न हुआ। और तीसरा प्रश्न ये है कि विलेजेस में या बाकी जगह पे इंस्टेंट कोरोना का अगर कोई इन्फेक्शन हो तो दीर्घ श्वसन का उसके ऊपर हम किस तरह से यूज करते हैं जो हमको डेली लाइफ में वर्कआउट या रूटीन में ला सकते? मैं शायद तीसरा प्रश्न भूल जाऊंगा, मैं पहला और दूसरा ही लेना चाहूँगा। मैंने आपका वर्कशॉप का पूरा डिटेल पढ़ा है जो सर ने मुझे भेजा था। उसमें एक विशेष अतिथि है जो सिर्फ डाइट पर, आहार पर अपना वक्तव्य देने वाले हैं। यहाँ पर मैं आपके प्रश्नों को लूँगा जरूर, लेकिन उसको योग से संबंधित करना चाहूँगा। ये मेरे बहुत ही करीबी प्रश्न है, इसलिए क्योंकि मैंने जो पीएचडी किया है वो हाइपरथायरॉयडिज्म किया है और हाइपरथायरॉयडिज्म पर स्टडी करते करते मैं जो हाइपोथायरॉयडिज्म दूसरा पार्ट है उस पर भी काफ़ी स्टडी हो गई। तो थायराइड एक ऐसा प्रश्न है जो लगभग आज की स्थिति में हर महिला फेस करती है। जब भी प्रेगनेंसी होती है, प्रेगनेंसी के कुछ ही समय बाद हार्मोन्स का इम्बैलेंस शुरू हो जाता है। इसको किसी कारण से नहीं जोड़ना चाहिए, ये कभी कभी नेचुरली भी हो जाता है। अक्सर सेकंड मंथ, थर्ड मंथ या हम कह सकते हैं सेकंड ट्राइमेस्टर तक इसका परिणाम भुगतना पड़ता है। तो उसकी वजह से बहुत महिलाओं में वजन बढ़ जाता है नेचुरली,
वेट गेन होता है और फिर वेट कम करने की चिंता काफ़ी ज़्यादा होती है बच्चा हो जाने के बाद कि अब वज़न कैसे कम किया जाए। तो मुख्य समस्या तो थायराइड की वजह से भी आती है। आपका भी प्रश्न यही था कि थायराइड बढ़ जाता है, हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है जिसके कारण वज़न कम नहीं कर सकते। तो यौगिक उपचारों की चर्चा करूँगा कि आप विशेष रूप से यदि कर सकते हैं तो हलासन, सर्वांगासन, विपरीत करनी आसन, यह अभ्यास जरूर करने चाहिए यदि कर सकते हैं तो। उसके साथ एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या ना हो, तभी ये फॉरवर्ड बेंडिंग वाले आसन करने चाहिए। ये कर सकते हैं तो सर्वांगासन या विपरीत करनी, दो में से एक को बहुत ही बेस्ट अभ्यास कहा गया है थायराइड के लिए। इसके अलावा आप सिंपल गर्दन तो हिला ही सकते हैं, गर्दन हिलाएंगे, घुमाएंगे आगे पीछे श्वास के साथ, लेफ्ट राइट और रोटेशन में। ये अभ्यास हर कोई कर सकता है। इसके अलावा आप सिंह गर्जनासन कर सकते हैं, बिल्कुल आराम से कर सकते हैं, जीभ बाहर निकाल कर शेर की तरह दहाड़ना, ये अभ्यास कर सकते हैं आप। यदि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस नहीं है तो आप जालंधर बंद कर सकते हैं। और प्राणायामों में जो विशेष रूप से बताया गया है उज्जाई प्राणायाम, ये प्राणायाम एक सर्वांगासन और इधर एक उज्जाई प्राणायाम, ये दोनों थायराइड पर नियंत्रण लाते हैं। चाहे हाइपो या हाइपर हो, ये दोनों अभ्यास उसमें फायदेमंद देखे गए हैं। मुझे लगता है थायराइड से संबंधित आपका प्रश्न सॉल्व हो गया होगा। धन्यवाद सर। मैं समापन की ओर बढ़ता हूं उज्जवल सर। अभी मैं हमारे संकाय प्रमुख डॉक्टर श्रीकांत पाटिल सर से विनती करता हूं कि आज का आभार प्रकट करें। सर मैं कुछ बातें करना चाह रहा था। हाँ सर, बोलिए। हाँ सर, मैं डॉक्टर उज्जवल अरुण मस्के यहाँ पर आसाम में पिछले 3 साल से हूँ। आज 26 जुलाई है, आज ही के दिन मैं यहाँ पर महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव एक बहुत बड़े महान संत हुए हैं और समाज सुधारक हुए हैं, जिन्होंने आसाम में उस समय बहुत सारे जाति पंथ थे, उन सबको एकत्रित किया, उन सबको एक सूत्रों में पिरोया लगभग 15वीं शताब्दी में, और फिर उनको एक सांस्कृतिक रचना तैयार की समाज की। उन्हीं के नाम पे ये विश्वविद्यालय है और पूरे नॉर्थ ईस्ट में, ये जो ईशान्य भारत है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, इसमें ये फर्स्ट यूनिवर्सिटी है जिसमें डिपार्टमेंट खुला हुआ है, योग का डिपार्टमेंट, फुल फ्लेज डिपार्टमेंट। और इसी डिपार्टमेंट ने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा 2015 में शुरू किया और 2017 से यहाँ पर MA MSc का कार्यक्रम इन योगिक साइंस एंड नेचुरोपैथी शुरू है। और वही 2017 में मैंने ज्वाइन किया। आज मुझे 3 साल बराबर यहाँ कंप्लीट हुए और इस समय MPhil और PhD के कार्यक्रम भी यहाँ पर संचालित होते हैं। तो खुशी है कि आसाम, जो हम अपने भारत से थोड़ा दूर समझते, मुख्य भूमि से थोड़ा दूर समझते हैं, योग का प्रचार प्रसार भी यहाँ पर काफ़ी अच्छे से हो रहा है और आपके इस कार्यक्रम में भी हमारे काफ़ी स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं सर। सर बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। निश्चित रूप से उज्जवल सर, हम आपके जो यूनिवर्सिटी है उससे जुड़ना चाहेंगे। जैसा मैंने पहले ही कहा था कि बहुत ही अच्छे महानुभाव इस जो पूरा अपना ये वर्कशॉप है उसके लिए जुड़े हैं। आदरणीय प्रोफेसर गणेश गिरी सर, उनके नाम में ही गणेश है, इसलिए श्रीनमा उनसे हम करना चाहेंगे और उनके साथ भी हम बहुत जुड़े रहेंगे, क्योंकि दोनों सब्जेक्ट हमारे काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी और योगा के मास्टर है और बहुत सारी किताबें हैं सर की, ये मुझे आज ही पता चला। तो निश्चित रूप से सर का भी हम बहुत ही उनका पूरा सहयोग हमारे विश्वविद्यालय के लिए लेंगे। और सर अच्छा समय जो होता है आपके तरफ आने का उधर नॉर्थ ईस्ट में, तो वो भी आप हमें बताइए। हम आपसे MOU भी करना चाहते हैं इस इस तहत हम आपसे दोनों से जुड़े रहेंगे, क्योंकि ऐसे मनोभावों को ही इनके साथ चलने के साथ हम अपनी मंजिल पा सकेंगे। तो हमारा विश्वविद्यालय 1983 का है, मैंने बहुत अभी 36-37 ईयर्स हमारे विश्वविद्यालय को हुए हैं और
इस विश्वविद्यालय का जो स्थापना है वो संत गाडगे बाबा, आपने जिनका नाम लिया, उनके नाम से ही इस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है। संत गाडगे बाबा की सर मैं गिरी सर को बताना चाहूंगा कि गाडगे बाबा जो है वो अपने, जैसे मैंने कैप पहनी है वैसे एक मड़का जो है वो तोड़ने के बाद नीचे का जो हिस्सा रहता है मड़के का, वो ऊपर रख के उसमें भिक्षा मांगते थे और रात को वो अपना प्रवचन करते थे और दूसरे दिन वही गांव को, वही जो देहात रहता था उसको झाड़ू से पूरा साफ कर डालते थे। और उन्होंने जो हमारे को 10 सूत्रों में बांध दिया है, उसमें से सर मैं 1-2 सूत्र आपको बताना चाहूंगा कि जो प्यासा रहता है उसको पानी दो, जो भूखा है उसको अनाज दो, जिसको कपड़े नहीं है उनको कपड़े दो, जिनके करीब जो व्यक्ति है जो अपनी बच्चों की शादी नहीं कर पाते उनकी शादी अच्छी तरह से आप करो। और अनेक ऐसे 10 सूत्र गाडगे बाबा के हैं। और इसी तरह ये हमारे महाराष्ट्र जो गवर्नमेंट है उन्होंने संत गाडगे बाबा ग्राम स्वच्छता अभियान चलाया था। माने पूरा जो हमारा महाराष्ट्र है ये गाडगे बाबा के नाम से ही चलता है और नाम से ही, उनके नाम से ही गांव देहातों, गांव शहरों सब अपने अपने लोग वो जो झाड़ू है वो झाड़ू लेके सब साफ करने के लिए लग जाते हैं उनके नाम से सिर्फ। तो ऐसे महान विभूति का नाम संत गाडगे बाबा विश्वविद्यालय को दिया गया है। और मैं चाहता हूं कि इस बड़े पैमाने पे इसकी बहुत सबको मालूमात हो, इसलिए गाडगे बाबा का नाम तो अलग ही था, मगर वो जो हाफ गाडगा जिसको अपन मटका बोलते हैं, वो मटका फोड़ के आधा जो उनके सिर के ऊपर रहता था वही उसको निकालते थे और उसमें ही भिक्षा मांगते थे और उसमें ही खाते थे। तो इसलिए उनका नाम गाडगे बाबा के नाम से हो गया। और हमारे इधर देहातों में महाराज करके उनको कोई पुकारता नहीं, उनको गाडगे बाबा करके पुकारते हैं। महाराज और बाबा में बहुत फर्क है, आपको भी मालूम होगा। तो सर निश्चित रूप से प्रोफेसर गणेश गिरी सर जो बहुत ही इस कार्यक्रम में उन्होंने सवेरे भी हमको बहुत समय दिया, अभी भी नियर अबाउट 2 टाइम बहुत हो गया है और वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 2 आवर्स अभी कम से कम 2 आवर्स हो रहे हैं उनके जुड़े रहने से। मैं चाहता हूं कि सर का इतना आयुष्मान होने के बाद भी सर इतने समय हमारे साथ जुड़े रहे। सर हम आपके साथ विश्वविद्यालय के लिए एमए योगा, एमए काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन योगा थेरेपी, इसके लिए आपके साथ हम हरदम जुड़े रहेंगे। और इसी मनोकामना के साथ प्रोफेसर गणेश गिरी सर आपका बहुत बहुत तहे दिल से हमारे विश्वविद्यालय की तरफ से, हमारे सम्माननीय कुलगुरु डॉक्टर मुरलीधर चांदेकर सर इनके ओर से, हमारे प्रकुलगुरु राजेश जयपुरकर सर इनके ओर से, और हमारे कुल सचिव डॉक्टर तुषार देशमुख सर और हमारे पूरे विभाग की तरफ से आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद देता हूं। हमारे डॉक्टर उज्जवल मस्के सर है जो आसाम से हमारे साथ जुड़े है, तो महाराष्ट्र की, मगर आसाम से जुड़ने के बाद हमको नया, हमारा ही एक महाराष्ट्र का आदमी इतना बड़ा होता है और इतने अच्छे तरीके से देहातों भी नाम कमाता है, इसको जान के हमको बहुत खुशी हुई। तो निश्चित रूप से डॉक्टर उज्जवल मस्के सर को भी मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। हमारे विभाग की तरफ से हमारे कुलगुरु साहब, हमारे प्रकुलगुरु साहब, हमारे कुल सचिव साहब और हमारा पूरा स्टाफ और जितने भी सुनने वाले जो ज्वाइन हुए हैं हमारे साथ, उनका भी, उनके तरफ से भी मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं। ऐसे ही हम जुड़े रहेंगे इस आशा के साथ इस इंटरेक्शन सेशन को समाप्त करने की आपको अनुमति मांगता हूं और ये समाप्त करता हूं। थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू।
धन्यवाद सर।